हमने क्या पढ़ा? ब्लड था, ब्लड के अंदर मैट्रिक्स होती हैं और ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं। तो मैट्रिक्स हमने कल पढ़ा ही था। ब्लड कॉर्पसेल्स के अंदर डब्ल्यूबीसी हो गया, आरबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया। व्हाट द टर्म सजेस्ट, व्हाट द एक्चुअली द मीनिंग ऑफ दैट टर्म? ओके, हाँ, we can get it by splitting the word. Okay, so leukocytes means white colored cells, erythrocytes means red colored cells, thrombocytes means clotting factor या फिर क्लॉटिंग फैक्टर्स जिस भी प्रोटीन्स में होते हैं उस सेल्स के प्रोटीन में क्लॉटिंग फैक्टर होती है, राइट, वो क्लॉट करने के काम आता है, तो थ्रोम्बोसाइट उसको बोल दिया हमने। आरबीसी की काउंट की बात करें, नॉर्मल ब्लड काउंट हो गया, नॉर्मल आरबीसी काउंट 5 to 5.5 मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब। शेप कितना कैसा हो जाता है मैमल्स के अंदर, ये ध्यान रखना, मैमल्स के अंदर, मैच्योर मैमल्स के अंदर बाइकॉन्केव एक्सेप्ट इसका कैमल। लाइफ स्पैन ऑफ द आरबीसी 120 डेज। ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी स्प्लीन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी एरिथ्रोजेनेसिस कहाँ होती है? रेड ब्राउन मेरो में होती है और इनन्यूक्लिएटेड होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होती, न्यूक्लियस निकल जाता है धीरे धीरे बाद में। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? दूसरा टाइप ऑफ ब्लड कॉर्पसेल्स, दैट इज डब्ल्यूबीसी। ये इसमें डेटा थोड़ा ज़्यादा है, इसको ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें बहुत चीज़ें याद रखने वाली भी हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या आता है? दूसरे नंबर पे WBC। आप सभी ने पढ़ा होगा कभी ना कभी कि हमारे बॉडीज जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं या फिर पैथोजन से लड़ती हैं, वो बेसिकली किसकी वजह से? WBC की वजह से, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स हम सभी ने पढ़ा है, फाइटर ऑफ द बॉडी इज WBC, वाइट ब्लड सेल्स। तो इसको क्या बोलते हैं? WBC को वाइट ब्लड cells। इसको कॉमनली नोन एज या फिर साइंटिफिकली नोन एज एरिथ्रोसाइट। ओके, इसकी जो कंपोजिशन या फिर अपीयरेंस की बात करें, कंपोजिशन नहीं, कंपोजिशन देखते हैं बाद में। तो इसकी अपीयरेंस की बात करें तो क्या होती है? ये कलरलेस होती है, ठीक है। कलरलेस मैंने कहा जहाँ जहाँ बायो में वाइट आ रहा है मीन्स कलरलेस, ठीक है। तो कलरलेस होती हैं। दूसरा ये क्या होती है? न्यूक्लिएटेड होता है। आपको याद हो अभी अभी हमने पढ़ा है WBC जो है ना, सॉरी RBC जो है वो इनन्यूक्लिएटेड होते हैं, वहाँ से न्यूक्लियस गायब हो जाती है, बट दैट WBC इज न्यूक्लिएटेड, राइट। ओके, सो WBC बेसिकली दो तरीके की होती हैं, ठीक है। अभी देखते हैं WBC कितने तरीके की होती है। दो तरीके की होती हैं, तो इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये क्या है? WBC, और ये दो तरह के होते हैं। पहला कौन सा? ग्रैन्युलोसाइट, सभी की मतलब है वो बताते चलेंगे, ठीक है। ग्रैन्युलोसाइट, और दूसरा ए ग्रैन्युलोसाइट्स, ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स, ऐसा इसलिए क्योंकि जो इसकी अपीयरेंस है ना, बहुत, अब इसमें ना बहुत सारी कैटेगरीज हम देखने वाले हैं, ठीक है। इसको जो फर्दर बहुत तरह के WBC होते हैं, ठीक है, और WBC में बहुत तरीके के सेल्स होते हैं, सबका अलग अलग फंक्शनिंग है, तो सब कुछ अपन साथ साथ चलते रहेंगे। तो इसको ब्रॉडली जो क्लासिफिकेशन किया गया है ना, वो किसमें? ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट। तो ग्रैन्यूल्स, व्हाट द टर्म एक्चुअली सेज इज, ठीक है, ग्रैन्युलोसाइट का मतलब ही हो गया appears granules like structure, है ना। ग्रैन्यूल्स दाने दाने टाइप का, granules like appearance, just because of appearance इसका नाम ग्रैन्युलोसाइट रखा गया, ठीक है। और does not, यहाँ क्या हो जाएगा? granules absent, ओके।
अब ग्रैन्युलोसाइट के अंदर के कौन कौन से आते हैं और एक ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, आप सभी ने सभी ने नाम सुना होगा जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ, बस इसको कैटेगराइज कर करके उसको याद रखना है, ठीक है। तो 5 तरह के अपने पास WBC होती हैं, कौन कौन सी? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और यूशनोफिल्स, ये फिल्स वाले हो गए। तो आपको जो अब याद करने की मैं तरीके बता रहा हूँ, यहाँ जो साइट लिखा हुआ ना, ठीक है, तो जहाँ अब देखो ग्रैन्युलोसाइट है, ठीक है, तो जहाँ साइट लिखा हुआ सॉरी साइट दोनों जगह लिखा हुआ, जहाँ ग्रैन्युलोसाइट है उसके अंदर फिल्स वाले आएंगे, और जहाँ ए ग्रैन्युलोसाइट्स है उसके अंदर साइट वाले आएंगे। मैं लिखता हूँ, फिर आपको सारी चीज़ें खुद समझ आ जाएंगी, ठीक है, कि ये याद रखने का जस्ट एक ट्रिक टाइप का है, ठीक है। तो इसके अंदर 3 कौन कौन से नाम हैं देख लेते हैं। इसके अंदर 3 कौन कौन से हैं? पहला न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, और इसकी प्रेजेंस कितनी होती है, इसका जो 60 to 65% ऑफ WBC कौन कैरी करता है, कौन है? न्यूट्रोफिल्स है, ठीक है। दूसरा क्या है इसके अंदर? बेसोफिल्स, बेसोफिल्स व्हाट इज 0.5 to 1%। तीसरा एसिडोफिल्स या यूसिनोफिल्स, इसकी कितनी अबंडेंस है? 2 to 3%, ठीक है। और एक ग्रैन्युलोसाइट के अंदर क्या क्या आता है? एक ग्रैन्युलोसाइट के अंदर आता है मोनोसाइट, और दूसरा क्या आता है? लिम्फोसाइट, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स, ओके। ये कितनी होती है? 6 to 8% होती हैं। पहले लिख लेंगे, फिर इस पर बात करते हैं ढंग से, ठीक है। और ये हो जाएगा 20 से 25%। कितना हो जाएगा ये? 20 से 25%, 20 से 25%, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है आपको लगेगा ना ये ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, तो इसके अंदर यहाँ तो ग्रैन्युल है, तो ये जो साइट है ना, आपको लगेगा कि ग्रैन्यूल्स वाले में आने चाहिए, ठीक है। बट आप देखोगे ये जितने भी साइट वाले हैं ना, सारे ए ग्रैन्युलोसाइट्स में आ गए, ठीक है। तो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, इसके नाम में साइट आता है, तो ये ग्रैनुलोसाइट के साथ नहीं है, किसके साथ है? ए ग्रैनुलोसाइट के साथ है। और इसके अंदर साइट नहीं आता, इसके अंदर क्या आता है? फिल्स आता है। तो न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एसिडोफिल्स, ये 3 इसमें हो गए। अगर इसकी एबंडेंस याद रखनी है, अभी तो मैंने ये तीनों नाम रखने याद रखनी है। पहले तो न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स या फिर यूशनोफिल्स, और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये 5 हो गए। तो इसमें 2 के अंदर साइट आता है बाद में, और 3 के अंदर फिल्स आता है। तो जो ग्रैन्युलोसाइट है, जिसके अंदर ग्रैन्युल होने चाहिए, दैट साइट which must should carry the granules doesn't have site in their suffix. What does have? It have fills. So neutrophils, basophils, acidophils, okay. और granules एक granulocytes के अंदर क्या क्या आ गया? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब इसकी एबंडेंस याद रखनी है। 60 से 65% of the WBC is neutrophils. 0.5 to 1% of WBC is basophils, and 2 to 3% of the WBC is acidophils. 6 to 8% of the WBC is monocytes, and 20 to 25% of WBC is lymphocyte, ठीक है। आई होप सभी को जोड़ा जाए तो इतना आ जाना चाहिए। 60, 20, 80, 86, 2, 88, 82, ठीक है, ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, और और DLC, TLC और DLC, दो के। एक मिनट, इसको जो मेज़र करने का ना एक यूनिट जैसा है, उसको ज़रा देख लेते हैं एक बार, ठीक है। 2 टर्म आते हैं, कौन से?
क्या आते हैं, 2 टर्म आते हैं, ठीक है, 2 टर्म है, इसको नोट पॉइंट बना के लिखा जाए। मैं बता दो TLC, टोटल ल्यूकोसाइट्स, इसकी, हाँ इसकी जो हम काउंट की बात कर रहे थे ना, WRBC के अंदर कितना था, 5 to 5.5 मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब था। यहाँ क्या है, 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, ठीक है। पूरे ब्लड के अंदर अगर बात करी जाए आरबीसी की, तो वो कितना, उसकी वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए, 5 to 5.5 मिलियन जो है ना, वो 1 ml के अंदर होनी चाहिए। उसी तरीके से अगर 1 ml अगर आप ब्लड लेते हो तो उसके अंदर WBC कितनी होनी चाहिए, WBC बोले तो ल्यूकोसाइट्स, तो वो 6000 से 8000 सेल्स इसके होने चाहिए, ठीक है। और एक तो ये तो हो गया टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है। उसी तरह से इसको जो आपने लिखा ना 5.5, तो इसको भी हम टोटल, हाँ, हालांकि इसके लिए ना वो टर्म यूज नहीं हो सकता, ऐसे कह सकते हो कि जैसे कि इसमें लिखा टोटल ल्यूकोसाइट के लिए L लिखा, तो यहाँ एरिथ्रोसाइट के लिए E लिखोगे, और C से काउंट, तो TEC कह सकते हो, टोटल एरिथ्रोसाइट काउंट। यहाँ पे हमने क्या लिखा, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट्स, ठीक है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट्स। तो ये इतना हो गया। एक होता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट, DLC, एक क्या होता है, DLC होता है, ठीक है। एक होता है DLC जो कि होता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई कि अब इसके अंदर ये है ना, ये जो 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड है, उसका, है ना, ये पूरे ब्लड की बात हम कर रहे थे कि पूरे ब्लड की बात करोगे ना, तो उसमें तो WBC RBC को अलग अलग कर लो आप। RBC हमने देखा 5 to 5.5 मिलियंस, ठीक है, और यहाँ 6000 से 8000 हम क्या देख रहे हैं, ल्यूकोसाइट देख लिया है, मतलब WBC देख रहे हैं। अब जो 6000 से 8000 ना, इसकी अगर पार्ट देखा जाए, है ना, कि उसके अंदर न्यूट्रोफिल्स कितने हैं, बेसोफिल्स कितने हैं, एसिडोफिल्स कितने हैं, तो ये परसेंटेज अपने पास निकल के आता है, ठीक है, 60 to 65%। तो ये सब जो बेसिकली है ना, वो सारे DLC हैं। हालांकि इस पर भी चर्चा नहीं करना, ये कहीं नहीं NCERT में कभी नहीं पूछेगा, जस्ट हमने पढ़ा था, तो वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ अब भाई कि ये याद कैसे होगा, न्यूट्रोफिल्स है, इसकी जो एबंडेंस है वो क्या है, 60 to 65% है, बेसोफिल्स 0.1%, ऐसे करके। तो एक अपने पास ट्रिक है, इससे आपको ये पता चल जाएगा, डेटा तो डायरेक्ट याद नहीं होने वाला अभी, ठीक है, वो आपको याद करना ही होगा इवेंचुअली। इससे आपको एक ट्रिक है जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो किस ऑर्डर में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सा है, अभी आप देख के बताएं, न्यूट्रोफिल्स, उसके बाद लिम्फोसाइट है, उसके बाद क्या, मोनोसाइट है, फिर यूसिनोफिल्स है, एंड देन बेसोफिल्स है। तो एक ट्रिक है अपने पास, ट्रिक है क्या, नेवर लेट मंकी इट बनाना, मंकी को कभी भी बनाना मत खाने दो, ठीक है। तो नेवर से क्या हो जाएगा, न्यूट्रोफिल्स, लेट से क्या हो जाएगा, लिम्फोसाइट्स, मंकी से क्या हो जाएगा, मोनोसाइट्स, ईट से क्या हो जाएगा, ईओसिनोफिल्स, बनाना से क्या हो जाएगा, बेसोफिल्स, ठीक है। अब इसकी एबंडेंस देख लेते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा। न्यूट्रोफिल्स कितना था भाई, 60 to 65%, ठीक है, ये याद रखना। 60 to 65%। लिम्फोसाइट कितने थे, 20 से 25%,
ठीक है। मोनोसाइट 6 से 8%, और ये 2 से 3%। बेसोफिल्स 0.5 से 1%। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको सहूलियत होगी बस याद करने में। ट्रिक तो बायो में आपको पता ही है कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बहुत सारा डेटा है, तो ये सब चीज़ें कहीं आपको याद रखने में हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। बाकी आपको डेटा तो याद रखना ही होगा। ऑफ कोर्स ये डेटा पूछे जाते हैं, तो कोई चांस ही नहीं कि इसको हम स्किप कर दें। ठीक है, कोई चांस ही नहीं कि इसको हम स्किप कर दें। तो चलिए आइए देखते हैं। आप सबका फंक्शन देखना है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली। ठीक है, WBC जो है ना, उसको ढंग से पढ़ना होता है। हर एक का ना एक फंक्शन दिया हुआ है। हालांकि मैं चाहता तो आपको ऐसे लिखा दिया जा सकता था साथ के साथ ही, बट वो थोड़ा सा वो ज़्यादा मैसी सा हो जाएगा, तो इसीलिए अपन सब कुछ साथ साथ पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहले पढ़ते हैं बेसोफिल्स। ओके, पहले पढ़ते हैं बेसोफिल्स। इसके अंदर पहला बेसोफिल्स। ठीक है, बेसोफिल्स क्या होता है? WBC अगेन इसका काम तो जब WBC जहन में आया ना, क्या होता है WBC? जस्ट जो फाइटिंग मैकेनिज्म या फिर इम्यून रिस्पॉन्स के लिए जो है हमारे बॉडी में काम करता है कि किसी भी फॉरेन मटेरियल से हमें इन्फेक्शन से बचाया जा सके। ठीक है जी, ओके। सो अब आते हैं बेसोफिल्स के ऊपर। ठीक है, बेसोफिल्स में देखना है क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। ठीक है, तो बेसोफिल्स बेसोफिल्स में सिक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन, 3 तरह के केमिकल्स है जो बेसोफिल्स सेल्स जो है सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं? सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन। सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन। तो अब तीनों का काम क्या है? बेसोफिल्स एक ऐसा सेल्स है, ये 3 तरह के केमिकल्स सेक्रीट करते हैं। अब तीनों केमिकल्स का क्या क्या काम है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो हिस्टामिन का काम है भाई वैसोडायलेटर का। वैसोडायलेटर ये सब इंपॉर्टेंट है, हालांकि हर बात एनसीईआरटी में नहीं है। वैसोफिल्स के बारे में जस्ट वो हेपेरिन लिखती है शायद, अपन देख लेंगे साथ के साथ। ठीक है, हिस्टामिन क्या है? वैसोडायलेटर। वैसोडायलेटर का क्या मतलब हुआ? जैसे कि ये ब्लड वेसल्स है अपने पास, आर्टरी या फिर वेन है, तो अगर मान लीजिए ब्लड की प्रेशर कम हो रही है ना, ब्लड प्रेशर कब कम हो जाएगी? अगर ये इसकी विड्थ इतनी है, दूसरी इसकी विड्थ इतनी है, तो कहाँ ब्लड के प्रेशर, अगर वॉल्यूम सेम है तो प्रेशर कहाँ कम होगा? प्रेशर यहाँ कम होगा ना। यहाँ तो बहुत तेजी से फ्लो करेगा। जब भी आप होस पाइप जो होती है हमारे यहाँ, गार्डन पाइप होती है, उसके अंदर जो आप देखते हैं टिप के ऊपर अगर आप प्रेस कर देते हो तो उसकी जो साइज है, ठीक है, वो नैरो हो जाती है, वो पतली हो जाती है, तो वहाँ प्रेशर बढ़ जाता है। ओके, सिमिलरली यहाँ भी है। अगर इस क्या होगा कि इस सेम चीज़ को जो है थोड़ा सा इसको डायलेट कर दिया जाए, मतलब कि इसकी वॉल्यूम को, इसकी विड्थ को बढ़ा दिया जाए, तो ये काम करती है कौन? बेसोफिल्स। वैसो अगर हिस्टामिन रिलीज कर रही है, इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं जा करके क्या कर रहा है? वैसो डायलेशन का काम कर रहा है। ओके, सेरोटोनिन, अब सेरोटोनिन भी निकालती है। तो ये जो है ना बॉडी के ज़रूरत के हिसाब से ही करती है, ऐसा नहीं है कि वैसोडायलिसिस का पर्पस था ब्लड प्रेशर घटा देने का। ठीक है, वैसोडायलेटर से ब्लड प्रेशर तो ऑब्वियसली कम हो जाएगी, लेकिन कब कम करनी है वो बॉडी को पता होती है। ठीक है, सेरोटोनिन का काम जस्ट इसके ऑपोजिट है। क्या क्या है ये? वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। और हेपेरिन क्या है? एंटी कोगुलेंट, एंटी कोगुलेंट। ठीक, सेक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन, वैसोडायलेटर, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, एंटीकोगुलेंट। राइट, ओके, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बेसोफिल्स कैसे क्रिएट करते हैं? हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन। ठीक, और एंटीकोगुलेंट जो है ना, एंटीकोगुलेंट जो है हेपेरिन अपना, वो इन्फ्लेमेशन में हेल्प कराता है। ठीक है,
इन्फ्लामेशन में हेल्प कराता है। इन्फ्लामेशन मतलब किसी चीज़ का फूल जाना, बढ़ जाना, ठीक है। इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन सूजन कराएगा कहीं, तो ये इन्फ्लामेशन, सब चीज़ आपको याद रखनी। हाँ, इसकी जैसे कि हमने कहा कि पहले ही पढ़ा था कि ये जो WBC है ना हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर क्या होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, और वहाँ क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होती है। अगर यहाँ पे हम साथ के साथ अगर हम RBC के साथ अपीयरेंस में डिफरेंस देखा जाए तो देखें, RBC ये होता है, उसके अंदर ये एरिथ्रोसाइट, क्या लिखा हमने, अरे यार एरिथ्रोसाइट नहीं होगा, ये तो ल्यूकोसाइट होगा, सॉरी 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 सॉरी, ये हो जाएगा ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। RBC को क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। इसके अंदर रेड कलर होती है अपीयरेंस, और इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होती हैं, ठीक है जी। WBC RBC में बेसिक डिफरेंस अपीयरेंस के बेसिस पे यही तीन चीज़ थी। तो अभी हम चूँकि WBC पढ़ रहे हैं तो आगे हम देखते हैं क्या क्या। बेसोफिल्स, बेसोफिल्स का काम क्या है, सीक्रेट हिस्टामिन करेगा, सेरोटोनिन और हेपेरिन, तीन तरह के केमिकल्स होते हैं। अगर हिस्टामिन सीक्रेट कर रहा है तो वो क्या काम करेगा, ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा वाइडन कर देगा, मतलब कि थोड़ा चौड़ा कर देगा उसको, इसकी विड्थ को बढ़ा देगा, ठीक। और सेरोटोनिन का सेक्रेशन करती है, मतलब वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब उसको सिकुड़ा देगा, उसकी जो विड्थ है उसको कम कर देगा, नैरो कर देगा। और हेपेरिन एंटीकोगुलेंट होता है, और जब हेपेरिन निकलती है तो इन्फ्लामेशन भी देखी जाती है, ठीक है, एंटीकोगुलेंट इन्फ्लामेशन। सर ये दूसरा चीज़, हाँ सर इसके अंदर एक चीज़ और पढ़नी थी, एक चीज़ और पढ़नी थी। अब हर एक जितने भी पार्ट है ना, बेसोफिल्स हो जाए, न्यूट्रोफिल्स हो जाए, एओसिनोफिल्स हो जाए, जितने भी हमने पांचों चीज़ें पढ़ी है, तो उसके अंदर न्यूक्लियस की ना साइज डिफरेंट डिफरेंट होती है। और ये NCERT में ना लिखा नहीं हुआ है, बट उसकी बहुत कंफ्यूजिंग सा डायग्राम दे रखा है। बट उस डायग्राम से अगर सवाल पूछ लिया जाता है कि लाइक ये सेल्स हैं, है ना, ये मान लो कि अपने पास बेसोफिल्स है और इसके न्यूक्लियस को ऐसे कर दिया, ये बेसोफिल्स है, इसके न्यूक्लियस को मान लो ऐसे कर दिया, ये बेसोफिल्स है, इसके न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, बाइलोब जैसा, ईयरफोन जैसा कर दिया। ये बेसोफिल, ये कुछ WBC के दूसरे हैं, मान लो ये न्यूट्रोसाइट्स हैं, और इसके न्यूक्लियस को कैसा कर दिया, किडनी शेप कर दिया, मतलब कि बीन शेप्ड कर दिया, ठीक है। और एक ऐसा है जिसको बड़ा सा कर दिया। तो ये तरह की चीज़ें दी तो हुई हैं NCERT में, ठीक है, बस फोटो के फॉर्म में दिया हुआ है। लेकिन अगर इसका डिटेल कहीं देखा जाए ना तो हर जगह तो इसकी जो है सो शेप एक्चुअली निर्धारित होती है, पहले सवाल पूछे भी गए हैं कई बार। तो हम सबका ना शेप देखते चलेंगे, क्या देखते चलेंगे, शेप देखते चलेंगे। और NCERT में उसकी फ़ोटो भी हैं, तो हम साथ के साथ बाद में जब हम NCERT की रीडिंग लगाएंगे साथ में, थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं जो बेसिक ब्लड ग्रुपिंग से पहले तक, उसके बाद NCERT की रीडिंग भी लाइन बाय लाइन लगा लेते चलेंगे, राइट। ओके, सो इसका शेप देख लेते हैं। बेसोफिल्स के अंदर हम बेसोफिल्स की शेप नहीं देख रहे हैं, एक्चुअली क्या देख रहे हैं, इसके न्यूक्लियस का शेप देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, न्यूक्लियस का शेप देख रहे हैं। तो देखिए बेसोफिल्स के न्यूक्लियस का शेप क्या होता है, ये एक्चुअली ट्राइलोब्ड होते हैं, या फिर इसको एस शेप न्यूक्लियस बोला जाता है। ये होती है ट्राइलोब्ड, ठीक है। और इसको हाँ ठीक है, ट्राइलोब्ड, तो एक पॉइंट याद रखनी है, और दूसरा क्या लिखनी है, एस शेप्ड न्यूक्लियस कैसी होती है, ट्राइलोब्ड या फिर एस शेप्ड। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। हालांकि ये सेकेंडरी है, कहीं ना कहीं NCERT में डायरेक्ट लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ, बट ये पूछी जाती हैं, और इस बार भी पूछी गई थी, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप इग्नोर करोगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको परेशान कर सकती हैं। तो आई विल नेवर सजेस्ट कि आप इसे इग्नोर करो, इसको भी साथ के साथ याद रखते जाओ। और इससे भी ज़्यादा चांसेस ये होते हैं ना कि वो NCERT का डायग्राम डायरेक्ट पूछ लेगा, ठीक है। अब चूंकि हमारे टेस्ट के पेपर्स कैसे होते हैं, ब्लैक एंड वाइट होते हैं, वहाँ कलर में दे रखा है, तो थोड़ा सा पहचानना मुश्किल होता है। तो उसके अंदर जो है ना मेंशन्ड है सारी चीज़ें, आप NCERT से उसको देखना तो समझ आ जाएगा। बट उसको लैंग्वेज के फॉर्म में ट्राइलोब्ड है, क्या शेप्ड है, बिन शेप्ड है, किडनी शेप्ड है, वट एवर द शेप इज एक्चुअली,
ओके। सो वहाँ वो दिया नहीं हुआ, तो मैं यहाँ बस मेंशन कर देता हूँ ट्राइलोब्ड शेप है, और वहाँ से एनसीईआरटी से डायग्राम हम लोग ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। चलो दूसरा कौन सा है, दूसरा है अपना एसिडोफिल्स या फिर न्यूट्रोफिल्स। अब बेसोफिल्स की यहाँ एबंडेंस भी साथ के साथ लिखते चले, क्या दिक्कत है। बेसोफिल्स था अपने सबसे पीछे, देख लो ये कितना 0.5 to 1%, जितनी बार लिखोगे उतनी बार जितनी बार लिखोगे वो याद होता चलेगा धीरे धीरे, ठीक है। बेसोफिल्स 0.5 to 1%, ओके। दूसरा क्या अपने पास एसिडोफिल्स या फिर यूसिनोफिल्स, एसिडोफिल्स या यूसिनोफिल्स है, न्यूट्रो नहीं, यूसिनोफिल्स, यूसिनोफिल्स। आप सभी ने कभी ना कभी सुना होगा कि भाई ऐसे जनरली हम लोग जब बात करते हैं ना तो इसको अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाते, सब होते स्नोफीलिया हो गया। तो मेरे को भी पहले हुआ था स्नोफीलिया, ठीक है। तो मेरे को लगता था कि स्नो जैसा कुछ वर्ड है, स्नोफीलिया, 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 ऐसा मैंने सुना था। तो एक्चुअली क्या है, ये ईओसिनोफिल्स है। ईओसिनोफिल्स जो है वो एक WBC का वैरायटी है ना, टाइप्स ऑफ WBC हैं, और इसके वजह से एलर्जिक रिस्पॉन्स जो है ना, एलर्जी जब होती है हमारे अंदर, तो उस चीज़ को वो काउंटर करने के लिए, उसको रेजिस्ट करने के लिए वो काम करती है, ठीक है। तो अगर इसिनोफिलिया हो जाए, इसका मतलब है कि इसिनोफिलिया की अमाउंट, हाँ, अगर ब्लड के अंदर मान लो इसिनोफिलिया बढ़ा हुआ, सॉरी इसिनोफिलिया मैं फिर से कहने लग गया हूँ, यूसिनोफिल्स की अमाउंट जो है इसकी जो काउंट है वो बढ़ गई है। मान लो रिपोर्ट के अंदर आया कि यूसिनोफिल्स की जो एक्चुअली काउंट होनी चाहिए थी वो उससे बढ़ गई है। इसका क्या मतलब है कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं एलर्जी हुई है, ठीक है। हमारे थ्रोट में, हमारे लंग्स में, या फिर जो एलर्जी कहाँ होती है, हमारे नॉस्ट्रल के अंदर, फिर या तो वो लैरिंग्स के अंदर थ्रोट में हो जाती है, या फिर लंग्स में होती है। एलर्जी की तो यही बात है, ठीक है। तो अगर एलर्जी हुई है तो एलर्जी को रिस्पॉन्ड करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए, उससे लड़ने के लिए कौन आया होगा, ईओसिनोफिल्स आया होगा। और ईओसिनोफिल्स जब तक मतलब एलर्जी आ रही है बाहर से, वो पैथोजन एंटर कर रहा है और एलर्जी कॉज कर रहा है, ठीक है। तो उसके रिस्पॉन्स में ईओसिनोफिल्स भी ज़्यादा सिक्रीट करेगा, ठीक है। तो ज़्यादा सिक्रीट करेगा, इसका मतलब हमारी बॉडी रिस्पॉन्स दिखा रही है, ठीक है। और तब वो चीज़, इसीलिए वो जो ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, तो यही चीज़ जो है हमारे रिपोर्ट में आ जाती है। तो हम देखते हैं कि भाई इसको तो इसिनोफिलिया हो गया, ठीक है। तो एक्चुअली वो एलर्जी को रिस्पॉन्ड करने के लिए हमारी बॉडी वर्क कर रही है, ठीक है। तो ये होती है इसिनोफिल्स। तो इसका तो आपको काउंट देख लेते हैं, कितना काउंट है, 2 to 3% है, राइट, ओके। हाँ, अब इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। मेनली फंक्शन क्या है इसका, वही एलर्जिक रिस्पॉन्स, ठीक है। आपको एलर्जी हुई किसी भी फॉरेन मटेरियल से, ठीक है, उसके अगेंस्ट ये क्या करता है, रिस्पॉन्स जनरेट करता है। रेजिस्ट इन्फेक्शन को होने नहीं देता है, रेजिस्ट इन्फेक्शन से वो लड़ता है, वो चाहता है कि इसको दूर भगाए, ठीक है। तो मेन इसका यूसिनोफिल्स का यही काम है, एलर्जिक रिस्पॉन्स एंड रेजिस्ट इन्फेक्शन, ओके। अब इसके अंदर भी न्यूक्लियस का हमें शेप देखना पड़ेगा, ठीक है। क्या देखना पड़ेगा, न्यूक्लियस का शेप देखना पड़ेगा। इसके अंदर भी न्यूक्लियस कैसी होती है, ये देख लें, बाइलोब्ड होती है। इसके अंदर बाइलोब्ड होती है, बाइलोब्ड होती है। ये ट्राइलोब्ड था और ये क्या है, बाइलोब्ड, ओके जी, ठीक, ठीक है। हाँ ठीक है, अभी तक तो इसमें इतना ही कंटेंट है। आगे देखते हैं तीसरा नंबर पे कौन सा आता है, ठीक। तीसरा नंबर का जो आपका WBC है उसको क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट कहते हैं, ठीक है, लिम्फोसाइट। तीसरा क्या है, लिम्फोसाइट, ठीक है, लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट के बारे में देखेंगे। तो ये क्या होता है, लिम्फोसाइट के अंदर ना दो तरीके के सेल होते हैं। लिम्फोसाइट जो है ना, वो एक्चुअली लिम्फोसाइट दो तरह के अलग अलग सेल्स थे और दोनों का काम ऑलमोस्ट एक जैसा था, इसलिए हम दोनों सेल्स को मिला करके एक टर्म दे दिए लिम्फोसाइट। लेकिन लिम्फोसाइट को अगर हम कैटेगराइज करें
तो ये दो चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। कौन सी हैं? एक तो बी सेल्स कहलाती हैं। आपको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? थोड़ा सा ऊपर जाओ, थोड़ा सा देखो उस चीज़ को कि हमारे अंदर वो कैटेगराइजेशन जो है ना, हमारे फ्लो चार्ट, वो एकदम क्लियर विजुअलाइज होनी चाहिए। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली सेल्स, ब्लड सेल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। ब्लड कॉर्पसेल्स या फिर ब्लड सेल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सेल्स ही तो पढ़ रहे हैं अभी तक। तो उसमें हमने क्या पढ़ा? आरबीसी पहले पढ़ लिया, रेड ब्लड सेल्स, राइट। दूसरा हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? डब्ल्यूबीसी पढ़ रहे हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स एक तो नहीं है ना, जैसे कि आरबीसी के अंदर बहुत सारे कैटेगराइजेशन नहीं थे, है ना। हमारे इस लेवल पे आरबीसी के अंदर बहुत सारी कैटेगराइजेशन है, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ द आरबीसी हम नहीं पढ़ रहे हैं, बट डब्ल्यूबीसी के अंदर बहुत से डिफरेंट टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी पढ़ रहे हैं। तो उन 5 तरह के डब्ल्यूबीसी हैं हमारे पास, ठीक है। क्या क्या? न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ठीक है। ये 5 तरह के हम डब्ल्यूबीसी पढ़ रहे हैं, ठीक। तो इनमें से फिर हमने उसको देखा कि ग्रैनुलोसाइट्स कौन से हैं और ए ग्रैनुलोसाइट्स कौन से हैं। तो ये 5 तरह के थे। अब इसमें से हमको थोड़ा सा वो क्लासिफिकेशन करना था कि देखो भाई, इन 3 तरह के सेल्स ऐसे हैं जिसके ऊपर जो ग्रैन्यूल्स टाइप का स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, उसकी जो अपीयरेंस दिखती है ना, उसमें ग्रैन्यूल्स कुछ दाने दाने जैसे दिखती है। तो हमने उसको क्या कह दिया? ग्रैन्युलोसाइट कहते हैं। अब ग्रैन्युलोसाइट है, देख क्या लगता है? ग्रैन्युलोसाइट। अब ये जो साइट है ना ग्रैन्यूल्स के साथ, वो इसमें मैच नहीं करेगा। तो वो याद रखने के लिए आप ये देख लो कि न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और यूसिनोफिल्स, ये 3 तरह के ग्रैनुलोसाइट्स हो गए। और जो ए ग्रैनुल्स, जिसमें ग्रैनुल्स नहीं है, उसके साथ साइट आ जाता है, ठीक है। तो उससे मोनोसाइट्स हो गए और लिम्फोसाइट हो गए, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर है। तो इसी क्रम में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं अभी? पहला हमने पढ़ा बेसोफिल्स पढ़ा, दूसरा एसिडोफिल्स पढ़ा, अब तीसरा हम क्या पढ़ रहे हैं? लिम्फोसाइट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लिम्फोसाइट जो है ना, एक काइंड ऑफ कैटेगरी हो गई हमारे डब्ल्यूबीसी की। अब इसमें जो लिम्फोसाइट है, तो लिम्फोसाइट एक्चुअली 2 तरीके के सेल्स, उसके अंदर भी 2 तरीके के डिवीजन है। फिर उसको हम दोनों को साथ साथ में क्या कह दिया? लिम्फोसाइट कह दिया। तो उसमें देखते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। बी सेल्स और टी सेल्स कहते हैं, ठीक है। बी सेल्स जो है सो ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है और टी सेल्स जो है सो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली जो लिम्फोसाइट के बारे में एक चीज़ हम लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं? प्रोवाइड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी के कुछ कैटेगराइजेशन है, तो यहाँ पे यही चीज़ हमें देखनी है, ठीक है। ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी देती है। अब ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या है और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए हमें 12th क्लास में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पढ़नी है। इस चैप्टर की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो 12th क्लास में दोबारा से रिपीट होंगी, ठीक है। तो अभी जितनी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है बस इतना हमें याद रखना है। और टी सेल्स क्या है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। तो अभी हमें ये याद रखना है। ह्यूमरल मतलब होता है बेसिकली ब्लड, ह्यूमरल टाइप का कुछ भी, जैसे हीमेटो है ना, हीमेटोलॉजी, शायद ब्लड की स्टडी को हीमेटोलॉजी बोलते हैं। तो हेम जो वर्ड है ना, वो एक्चुअली हेमोग्लोबिन से आता है। तो हेम से रिलेटेड जो भी है वो ब्लड वाला काम करता है। तो ब्लड के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो रही है, ब्लड के थ्रू अगर किसी चीज़ से हम लड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? वो सारा काम किसका होता है? बी सेल्स करता है, ठीक है। अगर इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करानी है ना भाई लिम्फोसाइट से, लिम्फोसाइट का क्या काम है? बेसिक ऊपर से मोटा मोटी क्या काम है? इम्यूनिटी प्रोवाइड कराना। इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने के 2 तरीके, एक तो आप सेल के थ्रू प्रोवाइड कराओ, पूरी बॉडी को इम्यूनिटी देगा वहीं तो देगा, और कौन देगा, ठीक है। तो इस इम्यूनिटी को प्रोवाइड कराने के लिए 2 रास्ते हैं, एक तो सेल के थ्रू आप इम्यूनिटी प्रोवाइड कराओ, दूसरा ब्लड के थ्रू कराओ, ठीक है। तो अगर सेल से मीडिएट होकर के कोई इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रहा है तो उस सेल का क्या नाम है? टी सेल्स, ओके। और जो ब्लड में घुल के इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रहा है उसका क्या नाम है? बी सेल्स। तो बी सेल्स इज ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड टी सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इसमें बहुत तरीके की चीज़ें होती है, किलर सेल्स होते हैं, टी हेल्पर। अब टी में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, टी हेल्पर, टी किलर, इन सब सारी चीज़ें हम टी मेमोरी,
है ना, वो सब कुछ इम्यूनिटी में हम लोग एक इम्यूनिटी बहुत अच्छा सा चैप्टर है, बहुत प्यारा सा चैप्टर है, हर चीज़ उसमें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बस हमें ये याद रखनी है कि लिम्फोसाइट्स के अंदर दो तरीके के सेल्स होते हैं, बी सेल्स, टी सेल्स। बी सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड टी सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल इम्यूनिटी इम्यूनिटी। ठीक है, हाँ, फिर से इसमें न्यूक्लियस की चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, न्यूक्लियस कैसा है भाई लिम्फोसाइट का? लिम्फोसाइट का जो न्यूक्लियस है बेटा वो स्फेरिकल एंड लार्ज न्यूक्लियस है, स्फेरिकल एंड लार्ज न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हमें याद रखनी ही पड़ेंगी। ठीक है, स्फेरिकल एंड लार्ज न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस में है ना अंतर सब में, ये ट्राइलोब्ड है एस शेप्ड का, तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। मानो मैं बस रफली डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ, ये अपना क्या है, एस शेप्ड है और ये ट्राइलोब्ड ऐसे करके। तो ये जो न्यूक्लियस हो जाएगा इसको हम बोल देंगे क्या, बेसोफिल्स का। ठीक है, और ये बाइलोब न्यूक्लियस, इसमें और कुछ खास दिया नहीं हुआ है। तो इसकी मान लो ये यूसिनोफिल्स थी, उसके अंदर जो है सो बाइलोब्ड ऐसा मान लो, ऐसा ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और लिम्फोसाइट है, इसका जो न्यूक्लियस हो जाएगा ये सेल है, और इसकी जो न्यूक्लियस हो जाएगी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी और गोले का आकार का हो जाएगा। तो ये लिम्फोसाइट की न्यूक्लियस हो गई। अब हमारे पास दो चीज़ें बचती हैं, कौन कौन से, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट। अब इन दोनों का जो काम है ना, इन दोनों का काम मैं बताता हूँ क्या, इन दोनों का काम एक जैसा है। कैसा, इन दोनों का काम एक जैसा है। ठीक है, तो मैं चौथे और पांचवें को ना ऑलमोस्ट एक जैसा ही लिखने वाला, सॉरी यार। ठीक है, चौथा और पांचवा, चौथा नंबर पे क्या, न्यूट्रोफिल्स, और पांचवा नंबर पे क्या, मोनोसाइट्स। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट, इन दोनों का ही जो काम है ना, इन दोनों का काम है क्या, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब कोई भी पैथोजेंस आया उसको वो डाइजेस्ट कर जाता है। ठीक है, आप एक चीज गौर करना, डब्ल्यूबीसी सब कुछ जो है ना, डब्ल्यूबीसी चाहे वो हमने बेसोफिल्स पढ़ा, चाहे हमने अभी तक यूसिनोफिल्स पढ़ा, ठीक है, अभी हमने लिम्फोसाइट्स पढ़ा, अब न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट पढ़ रहे हैं। तो ये पांच तरह की जैसे सेल्स है ना, वो हर एक जो सेल्स है वो एक्चुअली ऐसे फाइटिंग मैकेनिज्म से ही फाइटिंग मैकेनिज्म के ही बेसिस पे काम करती है। ठीक है, कि हमारे बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, उससे लड़ने के हर एक के तरीके अलग अलग हैं। आप अगर ध्यान दें तो पहला क्या था, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन कौन रिलीज करता था, बेसोफिल्स। आप देखें कि हमारे अंदर कुछ ऐसी केमिकल्स आई या फिर ऐसे कोई पैथोजेंस आए जो हमारे अंदर किसी न किसी तरीके से वो डिजीज कॉज कर रहे थे। ठीक है, उसको पहचाना और फिर अगर ज़रूरत हुई तो वैसो डायलेटर की तरह वो एक्ट करेगा, क्या कहते हैं, बेसोफिल्स। एक सेकेंड, हाँ, या फिर अगर ज़रूरत होती तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह नस को दबा करके उसकी प्रेशर बढ़ा देगा, कभी नस को वाइड करके उसकी प्रेशर को कम कर देगा, कभी उसकी वो कोगुलेंट, एंटी कोगुलेंट की तरह एक्ट करेगा, मतलब उसको जो है सो जमने नहीं देगा ब्लड को। ठीक है, एंटी कोगुलेंट, कोगुलेंट मतलब हो गया है कि थक्का बन जाना। जो हमारा क्लॉटिंग है, वो अगर क्लॉटिंग हो जाती है इसका मतलब है वो कोगुलेट करके, और अगर कोगुलेट नहीं कराना है तो उसके अंदर हेपेरिन, एक्चुअली हेपेरिन क्या है ना, हेपेरिन हम बाहर से डालते हैं। जब मैंने कल बताया था कि सीरम का जो हम सैंपल लेते हैं, ठीक है, जब हम कोई टेस्ट करते हैं ब्लड की, ब्लड में सीरम टेस्ट करते हैं, फिर ब्लड की टेस्ट कर लो, तो ब्लड हमारा हमारे बॉडी के अंदर तो हमारे बॉडी के अंदर क्या था, फिब्रिनोजन था, और एक और क्या चीज़ थी, हम जो 3 प्रोटीन्स पढ़ रहे थे उसमें फिब्रिनोजन थी और प्रोथ्रोम्बिन थी। हाँ ठीक है, तो इन सब का काम क्या होता है कि वो क्लॉटिंग कराता है, और अगर हमारे ब्लड के अंदर वो पर्टिकुलर टाइम पे ही रिलीज होता है। अब हर जगह ब्लड तो फ्लो ही हो रही है, लेकिन जब कट लगता है तो उस समय उसका फंक्शन होता है। तो उसके अंदर वो चीज़ तो है ना, अगर बाहर हमने ब्लड कलेक्ट किया, ब्लड सैंपल्स को हमने लेबोरेटरी में रखा, और वो क्या होगा, उसके अंदर कहीं ना कहीं कोगुलेशन पावर तो है, और वो अगर थोड़ी देर के बाद वो थक्की जैसा जमा हो जाए, उसको अगर फ्लो करने नहीं दिया जाएगा, ठीक है, तो वो उसमें एंटी कोगुलेंट
सॉरी वो एक्चुअली कोगुलेट कर जाएगा। तो वो कोगुलेट ना करे, उसकी जो फ्लूइडिटी है, उसकी जो मेन टेक्सचर है, जो ओरिजिनल टेक्सचर है वो बनी रहे, उसके लिए हम क्या डालते हैं, उसके अंदर एंटी कोगुलेंट डालते हैं। तो वही एंटी कोगुलेंट अपना हेपेरिन था। तो इसी हेपेरिन को हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, राइट। तो ये चीज़ें हो गई। तो बेसोफिल्स ने क्या क्या रिलीज किया, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन। तो ये भी जो है सो डिजीज से लड़ ही रहा है, ठीक है। और देखो एसिडोफिस, यूसिनोफिस, वो भी क्या एलर्जिक रिस्पॉन्स हुआ। तो वो क्या करता है, इन्फेक्शन से बचाने के लिए वो उससे लड़ाई करता है, एलर्जिक रिस्पॉन्स के खिलाफ ये लड़ रहा है, ठीक है। लिम्फोसाइट क्या है, वो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, मेन इम्यूनिटी जो है, जो भी मान लो कि बहुत तरीके से इम्यून जो है ना रिस्पॉन्ड करता है हमारी बॉडी की, और बहुत तरीके की बाहर की चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे बॉडी को नहीं चाहिए होता है, जो फॉरेन मटेरियल की तरह ट्रीट करते हैं ब्लड उसको, बॉडी उसको। तो उस समय जो है सो अब वही देखो ना कि कोई चीज़ कोई चीज़ सबसे पहले तुम कहीं जाते हो, ठीक है। कहीं तुम अभी दिल्ली की मान लो इतनी पॉल्यूशन है, ठीक है, तुम्हें रहने का आदत है मान लेते हैं शिमला में, कश्मीर में, वहाँ कोई पॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अगर तुम दिल्ली जाते हो, इतने ज़्यादा पॉल्यूशन से एक्सपोज होते हो, तो तुम अचानक से खांसने लगते हो। मतलब क्या हुआ कि तुम बहुत पहली बार उससे मिल रहे हो, ठीक है। ये जो फॉरेन, उसको जो हमारी बॉडी जो है ना फॉरेन मटेरियल की तरह ट्रीट करेगी, और एकदम अचानक से रिस्पॉन्स बढ़ा देगी। यूसिनोफिल्स की सिक्रेशन मान लो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि तुम अचानक से खांस रहे हो। वो जो खांस रहे हो ना, तुम्हारी बॉडी के लिए कहीं ना कहीं ठीक ही है, क्योंकि अगर नहीं खांसोगे तो बॉडी, इसका मतलब तुम्हारा रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, इम्यूनिटी तुम्हारी खराब है, ठीक है। तो खांस के, चाहे वो कफ के थ्रू हो, चाहे वो बाकी जो भी बलगम से होते हैं उसके थ्रू हो, तो वो सारी चीज़ें निकल जाती है। तो इसका मतलब बॉडी प्रॉपर रिस्पॉन्स कर रही, ठीक है। अब वहीं देखो कि बहुत दिनों से कोई दिल्ली में रह रहा है ना, अब उसको आदत हो गई है। इसका क्या मतलब हुआ कि उसके अंदर जो है ना वो टी सेल्स, जो अपन यहाँ देख रहे थे टी सेल्स, उसमें एक होता है टी मेमोरी सेल्स। तो उसको याद रह गया कि भाई ऐसा चीज़ तो पहले से आया हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो उसके खिलाफ उसने वो तैयार कर रखा है। तो अब उसको रिस्पॉन्स ऐसे फिजिकली करना नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। तो वो उसके अलग अलग डिफेंस के मैकेनिज्म है। तो लिम्फोसाइट कुछ अलग तरीके से काम करता है। उसी तरह से न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, मैं यहाँ इस चीज़ को बताने के लिए ये तीनों चीज़ मैंने दोबारा से रिपीट करें। ये देखो सबका अलग अलग तरीका था। अब न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट क्या है, ये फैगोसाइटोसिस करते हैं। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से आया, और उसने क्या करा, फैगोसाइटोसिस कर लिया, मतलब सेल के अंदर उसकी डाइजेशन कर ली, मतलब ऐसे मार के खा लिया। आपने अमीबा पढ़ा होगा, ठीक है, आपने अमीबा पढ़ा होगा, ठीक है। उसके अंदर दो चीज़ होती है, उसके अंदर फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस उसमें भी होती है, ठीक है। फैगोसाइटोसिस उसमें भी होती है, फैगोसाइटोसिस। इसके अंदर आपने स्यूडोपोडिया पढ़ा होगा, ठीक है, स्यूडोपोडिया पढ़ा होगा। स्यूडोपोडिया का क्या काम होता है, ये फॉल्स फीट होते हैं। ऐसे तो अमीबा पड़ा हुआ है, इसके पास कोई फीट नहीं है, लेकिन जहाँ कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जहाँ कोई पैथोजेंस या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स इसके अंदर आता है, तो ये क्या करता है, अपने बॉडी के अंदर ना फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। लाइक इसको पोडिया मतलब पैर होते हैं, तो एक पैर बना लेता है, उसको वो अंदर खींच लेता है। अब ये अंदर आ गया, इसके थ्रू ऐसे करके बाहर से कैप्चर कर लेता है, अंदर कर लेता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, आई थिंक डाइजेशन ही बोलते हैं, हाँ, सेल डाइजेशन, ठीक है। तो हमने क्या, अब ये मार के उसको खा जाता है, सेल डाइजेशन। और फिर जो भी उसकी एक्सक्रीशन होती है वो बाहर निकाल दी जाती है, ठीक है। इसके अंदर ऐसे करके इसको फिर छोड़ दिया, तो ये हो जाता है इजेशन, ठीक है। तो ये, तो इसी तरीके से, इसी बेसिस पे ये अमीबा क्या था, फिर अगेन ये था अपना प्रोटिस्टा, सिंगल सेल यूकैरियोट, प्रोटिस्टा, सिंगल सेल यूकैरियोट्स, तो ये क्या था अपने पास, प्रोटिस्टा था, ठीक है। तो इसकी जो मैकेनिज्म है ना, सेम चीज़ कॉपी कहाँ होती है, सेम चीज़ कॉपी होती है हमारे अंदर न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट सेल्स जो है सेम चीज़ कॉपी करती है, ठीक है। कि हमारे अंदर कोई भी मान लो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी पैथोजेंस आ रहे हैं, ठीक है। अब उस पैथोजेंस को वो कैसे किल करेगा, कोई तो क्या कर रहा था, इम्यूनिटी बना रहा था, कोई तो उसके लिए जो है क्या कहते हैं, एलर्जिक रिस्पॉन्स डेवलप कर रहा था, ठीक है। उसके साथ उस तरीके से लड़ रहा था, कोई तो क्या था, उसको वैसोडाइलेट कर, ये क्या करेगा, इसको खा जाएगा भाई साहब, इसको क्या करेगा, खा जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। मतलब हो गया कि सेल डाइजेशन, ठीक है, सेल डाइजेशन।
मैक्रोफेसिस ऑफ द ब्लड सेल्स। मैक्रोफेसिस ना एक पर्टिकुलर टर्म है। जो भी सेल्स अगर फॉरेन पार्टिकल्स को ऐसे डाइजेस्ट कर जाता है ना, उसको अपन मैक्रोफेसिस बोल देते हैं। ठीक है, तो मैक्रोफेसिस बोल देते हैं। तो मैक्रोफेसिस बहुत लेवल पे देखने को मिलेगा। अगर ब्लड के लेवल पे ऐसे ऐसे सेल्स, सीधी सी बात है, एक मैं टर्म लिखता हूँ मैक्रोफेसिस, नोट के टर्म में लिख लो। ठीक है, नोट मैक्रोफेसिस। ठीक है, तो those cells which kill foreign particles by digesting them is known as मैक्रोफेसिस। ठीक है, ये चीज़ ना मैक्रोफेसिस अगेन हम पढ़ेंगे किसमें, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। कहाँ? जब हम एड्स पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम एड्स पढ़ते हैं तो वहाँ एक सेल्स होती हैं, वहाँ एक सेल्स होती हैं, लीवर सेल को शायद वो इफेक्ट करता है। फिर वहाँ भी एक ऐसे सेल्स है ना जो उसको कैप्चर कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं। तो वहाँ भी दूसरे सेल्स को मैक्रोफेसिस कहा गया है। तो कोई भी ऐसे बॉडी के अंदर बहुत जगह ये इस तरह के मैकेनिज्म काम आती है। तो फैगोसाइटोसिस मैकेनिज्म, हाँ मैक्रोफेसिस इट फॉलो। जब भी हमने लिखा कि डाइजेस्ट मतलब ये कौन सी फॉलो को प्रोसेस करता है, फैगोसाइटोसिस को फॉलो करता है ये फैगोसाइटोसिस को। ये दिस इज अ मेथड। ओके, हाँ, तो फैगोसाइटोसिस कर रहा है न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट मिल करके। ठीक है, अब हाँ, तो इसी को हमने क्या कहते हैं, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, ये दोनों जो हैं। सो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब अपना टॉपिक पे आते हैं कि ये दोनों सेल्स जो हैं, दीज बोथ सेल्स आर नोन एज मैक्रोफेजेज ऑफ ब्लड सेल। मैक्रोफेसिस कोई पर्टिकुलर सेल नहीं है, जो भी सेल अगर इस तरीके से किसी फॉरेन मटेरियल को मार के खा जाएगा, ठीक है, उसके खिलाफ मैकेनिज्म चलाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैक्रोफेसिस कहते हैं। ठीक है, तो अगर पूछ दिया जाए ब्लड सेल्स के अंदर कौन कौन से सेल्स हैं जिसको मैक्रोफेसिस कहा गया, तो दैट इज एक्चुअली न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। ठीक है, और इसमें ना एक चीज़ रह रहा है अपना, कौन सा, अगेन न्यूक्लियस की बात रह रही है। ठीक है, तो फिर अब इसमें दोनों में अलग अलग कहानी है। तो न्यूट्रोफिल्स के न्यूक्लियस की बात करें, इसके अंदर जो है अपना न्यूक्लियस जो है वो कैसा है, देख लेते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस कैसा है, मल्टी लोब न्यूक्लियस, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है। और इसके अंदर न्यूक्लियस कैसा है, इसके अंदर है किडनी शेप न्यूक्लियस, किडनी या बीन शेप्ड राजमा टाइप का शेप का शेप्ड न्यूक्लियस। ओके, ठीक, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, मैक्रोफेजिस की किडनी शेप्ड और न्यूट्रोफिल्स की मल्टी लोब्ड, राइट। और बाकी ये दोनों चीज, इन दोनों के लिए ये टर्म कॉमन है, फैगोसाइटोसिस सेल डाइजेशन के थ्रू जो है इसको वो डिफेंस मैकेनिज्म है इसका ये। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया अपने पास। तो ये WBC ऑलमोस्ट यहाँ ख़त्म होती हैं अपनी। ठीक है, इसके बाद जो देखो हमने इसमें ना तीन चीज़ें पढ़ी हैं, तीन चीज़ें हमें पढ़नी है। इसमें WBC अपना हो गया, RBC हो गया, अब प्लेटलेट्स पढ़नी है। ठीक है, एक बार देखते चलते हैं RBC में हमने क्या पढ़ा। RBC की जो काउंट है वो कितनी है, 5 to 5.5 मिलियंस पर मिलीमीटर ऑफ क्यूब। ओके, शेप कैसी है इसकी, बाइकॉन्केव शेप है इसमें। और ये एक्चुअली मैमल्स के लिए पढ़ते हैं। यहाँ एक और चीज़ हाईलाइट करनी है हमें, ये हम किसके लिए पढ़ते हैं, मैमल्स के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट इसमें कैमल है। लाइफ स्पैन ऑफ RBC 120 डेज। ठीक है, 120 डेज बोले तो ये 4 महीने का। और ग्रेवयार्ड ऑफ RBC ये ख़त्म कहाँ होती है, स्प्लीन के अंदर ख़त्म होती है। और इसकी फॉर्मेशन कहाँ होती है, इसकी फॉर्मेशन होती है रेड बोन में, मैरो में। ठीक है, और ये इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होती एक्चुअली। ई न्यूक्लिएटेड जो है ना, टर्म ई मतलब होता है कहीं से इवैक्यूएट करना, निकाल लेना। ठीक है, ई मतलब निकाल लेना। और अन मतलब होता, अगर यहाँ पे होता कि नॉन न्यूक्लिएटेड या फिर अनन्यूक्लिएटेड,
या फिर ए न्यूक्लिएटेड। ए न्यूक्लिएटेड, अगर ए और ई में अंतर समझे, अगर ए न्यूक्लिएटेड मतलब इसके अंदर जो है ना हम कभी से न्यूक्लियस था ही नहीं। अगर ई न्यूक्लिएटेड है मतलब न्यूक्लियस था बट मैच्योर होने पर वो निकल जाती है, वो खत्म हो जाती है, वो डेड हो जाती है न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये इसमें ई न्यूक्लिएटेड याद रखनी है। डब्ल्यूबीसी में हमने क्या पढ़ा, ल्यूकोसाइट, उसका नाम है क्या, ल्यूकोसाइट। ल्यूको से मतलब होता है क्या, कलरलेस, और ये इसके अंदर न्यूक्लियस होती हैं तो इसको बोल देंगे न्यूक्लिएटेड, ओके। डब्ल्यूबीसी अपने पास, तो डब्ल्यूबीसी में हमने दो तरीके की मेजर, जो अपने पास जो भी सेल्स हैं उसको हमने दो तरीके में कैटेगराइज करा है, जस्ट उसके अपीयरेंस के बेसिस पे। इसकी जो बेसिस है क्या है, जस्ट अपीयरेंस, ओके। ये मैं लिख लेता हूँ, अपीयरेंस, अपीयरेंस बेसिस इसकी। हर एक कैटेगराइजेशन की ना एक बेसिस होती है, तो इसकी बेसिस क्या, अपीयरेंस के बेसिस पे हमने देख लिया। ग्रैन्यूल्स लाइक अपीयरेंस है तो ये ग्रैनुलोसाइट कह दिया, और इसमें ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं है तो इसको ए ग्रैनुलोसाइट कह दिया, ठीक, ओके। ये हमने पढ़ा न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स। इसकी नंबर भी याद रखनी है, न्यूट्रोफिल्स हो गए, बेसोफिल्स हो गए, एसिडोफिल्स हो गए, ये सारे ग्रैनुलोसाइट से। न्यूट्रोफिल्स 60 से 65%, और इसको इस फॉर्म में नहीं याद रख करके इसको इसी फॉर्म में याद रखना है, जिससे कि आपको कम से कम ये आइडिया लगा रहे कि कौन किसकी अबंडेंस किससे ज़्यादा है, एक ऑर्डर कम से कम आपको ध्यान रहे। और इवेंचुअली जब हम पढ़ रहे हैं साथ के साथ लिखते भी चलेंगे ना, तो वो चीज़ें भी हमें याद रह जाएंगी कि एग्जैक्ट डेटा क्या है इसमें, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल 60 to 65% कम्स ऑन नंबर फर्स्ट, ओके। Then lymphocyte 20 to 25%, then monocyte 6 to 8%, eosinophils 2 to 3%, and basophils 0.5 to 1%, right? Okay. So पहला हमने पढ़ा basophils जिसकी abundance है 0.5 to 1%, secrete histamine, serotonin, heparin, तीनों के अलग अलग काम है हमने देखा। न्यूक्लियस और शेप, न्यूक्लियस का शेप जो है हम आहार में देखते चलते हैं, ट्राइलोब्ड और ये एसिड। एसिडोफाइल्स के अंदर एलर्जिक रिस्पॉन्स और रेजिस्ट इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन नहीं होने देगा, और उस जो भी इन्फेक्शंस हो गई हैं उसके अलॉन्ग एलर्जिक रिस्पॉन्स। एलर्जिक रिस्पॉन्स, एलर्जी में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, या तो कफिंग होगी आपको, या फिर नाक से अपना वो निकलता है, ठीक है। फिर कफिंग के दौरान फिर सलाइवा भी निकलता है। तो ये दो तरीके, जब भी सर्दी खांसी होती है तो क्या बोलते हैं, एलर्जी है, ठीक है। अपन सेट्रिजिन खाते हैं तो ये क्या है, उसको एलर्जी को ख़त्म करती है, और कहीं ना कहीं फिर से न्यूट्रो ये ईसनोफिल्स के नंबर को वो कम करती है, ठीक है। जितना ईसनोफिल्स बढ़ेगा, वो एक्चुअली लड़ तो रहा है फॉरेन मटेरियल से, लेकिन उससे हमारे बॉडी को फिर परेशानी होने लग जाती है कि हम रनिंग नोज हो जाते हैं हमारा, ठीक है। हम कफिंग करते हैं बहुत खतरनाक तरीके से, तो उसको फिर कम करने के लिए हम अलग से सेट्रिजिन लेते हैं, उसकी एक अलग कहानी है, वो कैसे वर्क करता है। लिम्फोसाइट प्रोवाइड इम्यूनिटी, वो भी लड़ रहा है कैसे, इम्यूनिटी से, ठीक है। तो इम्यूनिटी में दो तरीके के सेल्स, बी सेल्स, टी सेल्स, बी सेल्स, टी सेल्स, सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे 12th के हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, इम्यूनिटी वाले टॉपिक में, ठीक है। उसके न्यूक्लियस देख लिया हमने, फिर न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट देख लिया, इन दोनों का काम है फैगोसाइटोसिस। ये 1 2 3 4 5 तरीके की डब्ल्यूबीसी अपना खत्म होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, मैक्रोफेजेस। इस चीज़ को थोड़ा हम हाईलाइट कर लेते, अरे यार तो मिट गया, ठीक है। मैक्रोफेजेस of blood cells, macrophages of blood cells, okay। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लिया जाए। मैक्रोफेजेस ऑफ ब्लड सेल्स को, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट दोनों, ठीक है, ओके। मैक्रोफेजेस हो, ठीक है। अब अपना तीसरा पार्ट आता है भाई, प्लेटलेट्स, ठीक है। क्या आता है, प्लेटलेट्स। आप सभी ने सुना होगा जब डेंगू होती है तो प्लेटलेट्स की अमाउंट कम हो जाती है, ओके। और उसमें हम बकरी का दूध पीते हैं जिसमें कि प्लेटलेट्स बढ़ाने की कैपेबिलिटी होती है, राइट। तो ये तीसरी चीज़ हमें क्या पढ़नी है, तीसरी चीज़ हमें पढ़नी है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, या फिर इसको अगर हम
जैसे कि डब्ल्यूबीसी को अपन ल्यूकोसाइट कह रहे थे, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कह रहे थे, तो प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, ये चीज़ें हम देखने वाले हैं। हालांकि इसमें एक डिफरेंस है, बाकी दोनों जो थे वो कंप्लीट सेल थे, ठीक है, कंप्लीट एक सेल्स थे, बट इसके बारे में कहा जाता है ये क्या है? ये सेल फ्रैगमेंट है। ये कहीं ना कहीं सेल कंप्लीट नहीं है, ठीक है, ये क्या है? सेल का फ्रैगमेंट, ठीक है, ये सेल फ्रैगमेंट। ओके, तो इसके बारे में पहला पॉइंट तो ये है, फ्रैगमेंट ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स formed in red bone marrow, ठीक है। फ्रैगमेंट ऑफ मेगा कैरियोसाइट, ये जो कैरियोसाइट है ना, कैरियो से होता है न्यूक्लियस, और मेगा कैरियोसाइट एक काइंड ऑफ सेल है, ठीक है, जिसकी फ्रैगमेंट्स होती हैं, और वो कहाँ बनता है? आरबीसी की, उसी को हम क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। अगर प्लेटलेट्स की जो फंडामेंटल यूनिट देखी जाए, जैसे कि टिश्यू की फंडामेंटल यूनिट सेल होती है ना, ठीक है, तो जो प्लेटलेट्स काइंड ऑफ सेल ही है, ठीक है। अब वो जो है उसकी ओरिजिनेट कहाँ से होती है? उसका बेसिक टर्म क्या है? मेगा कैरियोसाइट्स हैं, उसी के कुछ फ्रैगमेंट्स होते हैं, टुकड़े होते हैं, जिसको हम प्लेटलेट्स कहते हैं, और ये रेड बोन मैरो के अंदर बनता है। इसके बहुत सी कहानियाँ हैं, इसकी बहुत सी डिटेल्स हैं, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें बस इतना ही जानना है, ठीक है। तो ये प्लेटलेट्स हो गया, राइट, ओके। तो इसको क्या बोलते हैं? जस्ट फ्रैगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियो, इट इज़ नॉट अ कंप्लीट सेल्स, इट इज़ नॉट अ कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर। ये फ्रैगमेंट है, हमें इस बात को एकदम अच्छे से ध्यान रखनी है, फ्रैगमेंट ऑफ मेगा कैरियोसाइट, ठीक। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है? ये नॉन न्यूक्लिएटेड है, ये नॉन न्यूक्लिएटेड है। अब यहाँ पे अंतर देखना भाई, ये नॉन न्यूक्लिएटेड, मैंने ये नहीं कहा ए न्यूक्लिएटेड है। ए न्यूक्लिएटेड टर्म किसके लिए यूज किया था? आरबीसी के लिए। उसके अंदर इनिशियली न्यूक्लियस थे, बट इवेंचुअली फिर वो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस उसमें से खत्म हो जाती है, न्यूक्लियस डेड हो जाती है, राइट। बट इसके अंदर प्लेटलेट्स के अंदर चूंकि ये कंप्लीट सेल ही नहीं है ना, तो उसके अंदर न्यूक्लियस कहीं था ही नहीं, कभी से न्यूक्लियस उसके अंदर था ही नहीं, क्योंकि ये तो एक मेगा कैरियोसाइट एक सेल है, उसके टुकड़े हैं ना भाई, उसके क्या है? टुकड़े हैं। तो एक टुकड़ा के अंदर कभी भी न्यूक्लियस तो आया ही नहीं, तो इसको हम क्या कह देते हैं? नॉन न्यूक्लिएटेड। ऑब्वियसली चूंकि ये नॉन सेलुलर है, तो ये नॉन न्यूक्लिएटेड होना ये लाजमी है, बट ध्यान नहीं जाता ना लोगों का, तो इसलिए ये चीज़ें लिखा दिया। अब ये भी डब्ल्यूबीसी की तरह क्या है? कलरलेस है, ठीक है, इसके अपीयरेंस में कोई कलर आपको नहीं दिखेगी। चलो, चौथा चीज़ क्या है? इसकी कॉन्ट की बात करते हैं। कॉन्ट भी याद रखना भाई, डब्ल्यूबीसी की कॉन्ट हमने लिखी है ना, डब्ल्यूबीसी की कॉन्ट कितनी है? डब्ल्यूबीसी की काउंट है ये 6000 टू 8000, एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आता है, ठीक है। 6000 से 8000 मिलीमीटर पर क्यूब, पर मिलीमीटर क्यूब, ओके। एंड इसकी जो आप काउंट देखते हैं, मैंने कहा था ना ब्लड काउंट के अंदर प्लेटलेट्स की जो काउंट है, वो नॉर्मल काउंट जो है, नॉर्मल मतलब हेल्दी बॉडी, नॉर्मल काउंट क्या है इसकी? नॉर्मल काउंट है इसकी 1.5 lakhs to 3.5 lakhs per millimeter cube of blood, ठीक है। 1.5 to 3.5 millimeter cube of blood, 1.5 to 3.5 lakhs per millimeter cube of blood, ओके। इसमें अगला पॉइंट हमें ये देखना है कि सिक्रीट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ड्यूरिंग इंजरी, जब हमारे कोई कट लगती है, इट्स सिक्रीट ब्लड clotting factor
ड्यूरिंग इंजरी, ठीक है, हमारे को कोई कट लग गई। अब क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग मतलब मैंने क्या बताया था कि वो उसको बाइंड करने की प्रोसेस जो होती है कि ब्लड ना निकले, तो हमारे टिश्यू को जो ना सील कर दिया जाता है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज द क्लॉटिंग। अब क्लॉटिंग फैक्टर हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं, उसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ें काम करती है, कैसे कैसे वो एक कंप्लीट कैस्केड प्रोसेस है, मतलब एक सीरीज टाइप की रिएक्शंस होती हैं उसमें, तो ऐसे करके वो पूरा क्लॉटिंग होता है। तो ये तभी रिलीज होती है, सबसे मेन चीज़ है कि प्लेटलेट्स जो है सो तभी रिलीज होती हैं जब हमारे को कोई इंजरी होती है, कोई कट लगती है। अदरवाइज अगर ब्लड तो फ्लो कर रही है ना, अगर इसको आप वहाँ रोक दोगे तो फिर ब्लड फ्लो कैसे करेगी। हमारे अंदर सब चीज़ है भाई, सब चीज़ है ब्लड के अंदर जो ज़रूरत होती है, लेकिन क्या हर चीज़ तो ज़रूरत, जैसे हमने पढ़ा था बेसोफिल्स में सब चीज़ है ना, उसके अंदर ऐसे भी कैपेसिटी है कि वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम कर सके, मतलब ब्लड वेसल्स को वो नैरो कर देगा, वैसो डायलेटर की तरह काम करे, मतलब ब्लड वेसल को वाइडन कर देगा, ठीक है। तो इसी तरीके से प्लेटलेट्स हैं तो ब्लड में, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या है कि जब हमारे को कट लगती है, जब हमारे को घाव होती है, ठीक है, तो वहाँ पे उस पॉइंट पे आकर के क्या करती है, थोड़ी देर ब्लड फ्लो होने के बाद, चूंकि ड्यू टू स्टॉप द एक्सेसिव ब्लड लॉस, इट जस्ट मेक अ बेड ऑफ कुशनिंग टाइप, उसको क्या कहते हैं टाइप प्रोसेस बनाती है, जिसको हम क्लॉटिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक अपना टॉपिक है क्लॉटिंग का, बस देखते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें ये याद रखना है कि ये कब सिक्रेट होती है ड्यूरिंग इंजरी, और ये ब्लड क्लॉटिंग का काम करती है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज करती है एक्चुअली, प्लेटलेट्स डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होती है ना। अब प्लेटलेट्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो प्लेटलेट्स जो सेल्स है ना, वो किसी को स्टिमुलेट करती है कि भाई देख ब्लड में कटिंग हो गई है ना, हमारा जो है सो वेन पंचर हो गया है कहीं ना कहीं, वो ऐसे ब्लीडिंग हो रही है, तो तुम ऐसा कुछ रिलीज करो, वो किसी को क्या करता है, सिग्नल देता है। तो सेक्रेट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ध्यान रखें, प्लेटलेट्स डजंट itself bind at that point, at the place where injury happens. It does not actually itself bind, okay. It secretes some factors, factors means some chemicals, some proteins, it secretes some factors, okay. Then that factors come in process, and the complete chain reactions is the process by which the clotting or the coagulation happens, okay. सो सेक्रेट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये फैक्टर में क्या हो सकती है अपने पास, प्रोटीन्स या फिर आयंस होते हैं, इसमें कैल्शियम आयंस भी प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स प्लस सम आयंस, आयंस, ठीक है, ये फैक्टर्स होते हैं जो कि वो रिलीज करती है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स के बारे में अभी हमने क्या पढ़ा कि ये कंप्लीट सेल नहीं है, मेगा कैरियोसाइट नाम का एक सेल है जिसकी फ्रैगमेंट्स होती हैं, तो ऑब्वियसली ये नॉन न्यूक्लिएटेड होगा, इसकी कोई कलरलेस, उसकी कोई कलर नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स कलरलेस, एंड द नॉर्मल काउंट इज 1.5 लाख टू 3.5 lakhs per millimeter cube of the blood, okay. So secrete blood clotting factor during injury, proteins plus ions, ठीक, ठीक है, ठीक है। अब क्या, चलो इतना चीज़ हो गया। अब हम पढ़ते हैं ब्लड क्लॉटिंग, क्या पढ़ते हैं, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड है, प्लेटलेट्स के ही से ही रिलेटेड है ब्लड क्लॉटिंग, एनसीईआरटी में अलग से टॉपिक दी हुई है। आज हम ब्लड क्लॉटिंग तक देखेंगे, वहाँ की फिर अगली टॉपिक आती है ब्लड ग्रुपिंग एंड फिर सर्कुलेटरी सिस्टम पे हम आ जाएंगे, ठीक है। जो मैं पढ़ा था ना कि एक तो हम पढ़ना है कि हमारे अंदर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर ही था, तो बॉडी फ्लूइड का ही अभी सब कुछ पढ़ना है। फ्लूइड एक बार खत्म हो जाता है, फ्लूइड में क्या क्या, फिर उसकी पंपिंग कैसी होती है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं, तो सारी सर्कुलेशन की प्रोसेस देखने वाले हैं। तो अभी हमारा दो टॉपिक्स में बचा हुआ है, कौन कौन सी, एक तो ब्लड ग्रुपिंग और दूसरी अभी इसी प्लेटलेट से रिलेटेड क्या है, ब्लड क्लॉटिंग। तो हमें ये अभी हम तुरंत देख लेते हैं, ठीक है, चलिए, ठीक है। तो एक हेडिंग लगाएंगे हम लोग, ब्लड क्लॉटिंग या फिर ब्लड कोगुलेशन, ओके, ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोगुलेशन। कोगुलेशन और क्लॉटिंग एक ही टर्म, ठीक है, कोगुलेट बन जाना मतलब थक्का बन जाना, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग और कोगुलेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ओके।
देखिए इसके अंदर क्या है, इसको हम कहते हैं कैस्केड प्रोसेस। ओके, पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलते हैं, एक एक करके समझते भी चलेंगे साथ के साथ। ये क्या है, कैस्केड प्रोसेस है, कैस्केड प्रोसेस। और अभी जितना अपने सिलेबस में है ना वो कुछ नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। जब आप ग्रेजुएशन में ये सब चीज़ें आगे पढ़ते हो हायर स्टडीज़ में, तो उसकी पूरी लगभग 2 4 5 पन्ने की पूरा प्रोसेस दिया हुआ, उसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो कैस्केड प्रोसेस जो है सो एक इस कैस्केड मतलब होता है सीरीज रिएक्शन। ठीक है, सीरीज रिएक्शन। सीरीज रिएक्शन मतलब मान लीजिए ए के साथ बी रिएक्ट करता है तो सी बनता है, फिर सी जो है वो किसी के लिए एज अ क्या कहते हैं उसको, जो किसी प्रोसेस को फास्ट कर देता है, एंजाइम एक्ट करेगा। मान लो ये डी को मान लेते ई में कन्वर्ट करेगा, फिर ई जो है फिर रोल प्ले करता है एफ प्लस जी को एच बनाने में। ठीक है, फिर एच का कुछ और काम है, इसके होने से ये बनेगा, इसके होने से ये बनेगा। तो ये जो कंप्लीट इस तरह की जो चेन टाइप की रिएक्शन है ना, मतलब इसमें एक भी लिंक अगर आप तोड़ देते हो तो फिर पूरी प्रोसेस खत्म हो जाएगी। तो ऐसी चीजें, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं, राइट। ओके, तो देखें इसमें क्या लिखा हुआ, दिस इज अ कैस्केड प्रोसेस, अ सीरीज रिएक्शन। ओके, एंड ये एक्चुअली क्या होता है, दिस इज अ mechanism to prevent excessive loss of blood from body। अब कहीं कट लग जाए, तब इस तो मैं ये बता रहा हूँ ना, कहीं कट लग जाए तो एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो, इसके लिए एक प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, प्रिवेंटिव वे होते हैं, वे ऑफ प्रिवेंशन, कि आप एक्सेसिव ब्लड लॉस को खत्म कर दो, मतलब एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो जाए, उसके लिए आपको सीलिंग मैकेनिज्म होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखनी है। ब्लड क्लॉटिंग एक्चुअली यही सब चीज़ें हैं, एक एक करके सब कुछ देख रहे हैं क्या क्या। क्लॉट कंटेन थ्रेड लाइक network of fibrin in which dead damage formed element are trapped। clot contain thread like network of fibrin in which dead damage formed elements are trapped। ठीक है, मान लो इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। ये अपना क्या था, वैन था। ठीक, ये अपना क्या था, वैन था। कहीं जाकर के इसमें कोई पंचर हो जाती है। ठीक है, कहीं कुछ कट गया, कोई घाव हो गया, तो यहाँ से क्या है ना कि अब इस ब्लड के अंदर क्या था, एक तो फ्लूइड मैट्रिक्स होती हैं, और साथ के साथ मान लो ये WBC है, ये RBC है। ठीक है, और ये प्लेटलेट्स हैं, कुछ भी हैं, और ये आयंस हैं। ठीक है, ये प्लस आयंस है, कुछ माइनस आयंस है, कुछ ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ये एमिनो एसिड है, कुछ कुछ चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें ब्लड के अंदर फ्लो कर रही हैं। और अगर यहाँ पे कोई कट लग जाती है भाई, तो इस ब्लड में फ्लूइड के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी क्या कहती है, इसमें से फिर बाहर निकलने लग जाएंगी, सारी चीज़ें बाहर निकलने लग जाएंगी। तो इसी जगह पे प्लेटलेट्स का काम आता है। हमारे ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स थी, प्लेटलेट्स जो हमने बताया सेल फ्रैगमेंट्स थी, वो क्या करेगा, वो स्टिमुलेट करेगा किसी फैक्टर्स को। कौन कौन से फैक्टर्स, ये अभी तुरंत हम देखने वाले हैं हर एक चीज़। तो अभी बस मैं रफली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये इस पॉइंट पे क्या करेगा कि ये जो यहाँ से ब्लड निकल रही थी, ठीक है, तो अब इसको ये मैकेनिज्म कैसी होती है, अभी बस इसी को विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, पेन बदल लेते हैं। तो यहाँ से क्या करेगा कि जैसे कि ये प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, इसके अंदर जो काम हो रहा है मैं बता रहा हूँ। ये कहेगा भाई तू यहाँ से प्लेटलेट्स क्या करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन होती है, हर एक चीज़ पढ़ेंगे अभी हम। थ्रोम्बोप्लास्टिन होते हैं, अभी ना इसको ऐसे देखते हैं, बस रफली देखते हैं। ये किसी को ए को मान लो स्टिमुलेट कर दिया, भाई तू काम कर चल। ये स्टिमुलेट करेगा मान लो बी को, और बोलेगा इस बी से तू सी बना,
और सी क्या करेगा, यहाँ पर एक और ऐसा प्रोटीन है जिसको फिर ये बोलेगा इस डी को भाई तो ई बना। लास्ट में चल के ई जो है ना, ये ई ये जो है ना वो एक्चुअली ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, थ्रेड लाइक सेल्स होती हैं, फिर थ्रेड लाइक कुछ प्रोटीन्स होती हैं। तो ये ई क्या करेगा, यहाँ पे आकर के एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देगा ऐसे ऐसे करके। इसको अगर हम थोड़ा सा ऐसे करके क्या करेगा, इस जो रप्चर्ड वेन है ना इसको ये सील करने का काम करेगा, ऐसे करके ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। ठीक है, और यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ इस जगह पे क्या करते हैं, उसको सील कर देता है। ठीक है, तो क्लॉट कंटेंस, ये जो क्लॉट हम सब पढ़ रहे हैं ना, क्लॉट क्या है, ठीक है, क्लॉट क्या है, तो क्लॉट कंटेंस थ्रेड लाइक नेटवर्क ऑफ फिब्रिन। तो एक्चुअली ये जो है ना वो एक्चुअली ये जो काम कर रहा है, फाइनली जो काम कर रहा है, शुरुआत कहाँ से हुई थी, शुरुआत हुई थी हमारी प्लेटलेट्स से। वो किसी को सिग्नल दे रहा था, फिर वो किसी और को स्टिमुलेट कर रहा था, फिर किसी और को स्टिमुलेट कर रहा था। तो फाइनली जो रोल में आता वो कौन है, एक थ्रेड लाइक प्रोटीन्स है। क्या है, थ्रेड लाइक एक प्रोटीन्स है। ठीक है, और ये प्रोटीन क्या करेगा, यहाँ पे आकर के एक ऐसे जाला सा नेटवर्क सा बना लेगा और उस वेन को सील कर देगा जहाँ रप्चर हुई थी। अब उसके अंदर मान लो ये जो बह रहे थे, अब जो भी चूंकि अब जो बहने लग गए हैं, या फिर जो भी ब्लड इस पॉइंट तक आ गए हैं, इस फ्लो से रुक करके यहाँ पे आकर के फंस गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर सारी चीज़ें ट्रैप हो जाती है, वो बाहर नहीं निकल पाता है। जो मान लो इस पॉइंट तक WBC RBC प्लेटलेट्स कुछ भी आ गया जो निकलने ही वाला था, वो सब जो चूँकि अब वो डेड हो चुका है, तो ये सब मिल करके फिब्रिन के साथ उसमें जा करके फंस जाता है। ठीक है, और जो आप देखते हो कि जब ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है थोड़ी देर बाद उसमें डार्क रेडिश ब्राउन टाइप का एक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाए, उस तरह की अपीयरेंस होती है उसमें। तो वो सारे सेल्स डेड हो चुके हैं, एक्चुअली डेड हो चुके हैं। जब वो यहाँ से निकल गया था ना तभी डेड हो गया था। अब वहीं जो है फिब्रिन के नेटवर्क में फंस के क्या करता है, उसको सील कर देता है। तो यही क्लॉटिंग फैक्टर है, यही एक्चुअली हो रहा होता है। जहाँ भी कट लगा, जहाँ भी इंजरी हुई, तो ये अब कैसे कैसे सारा कुछ होता है टेक्निकली, हर एक चीज़ वर्ड टू वर्ड हम लोग पढ़ेंगे। तो काम यही हो रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो आप देखते हैं। चलो क्या, तो साथ के साथ हम लिख ही रहे हैं, तो बहुत हेल्प करता है एक एक चीज़, एक पॉइंट को एक साथ फिर पढ़ते चलेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, क्लॉट कंटेन थ्रेड। क्लॉट क्या था, जो यहाँ पे ऐसे ऐसे जो फंस गया था ना, है ना, ये पूरे स्ट्रक्चर को हमने क्या कह दिया, इस पूरे स्ट्रक्चर को हमने कह दिया क्लॉट, जो लास्ट में आकर के बना। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लॉटिंग बोलते हैं या फिर कोगुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है। क्लॉट कंटेन थ्रेड लाइक नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिब्रिन प्रोटीन होती है इन विच डेड damaged formed elements are trapped। देखो, तो ये जो क्लॉट है ना, क्लॉट एक्चुअली ना तो फिब्रिन है ना तो ये फॉर्म्ड एलिमेंट है। जब फिब्रिन आकर के उस रोल में आता है कि वो सीलिंग और नेटवर्क जो थ्रेड बनाना जो वो जाली नुमा स्ट्रक्चर बनाने लग जाता है, तो ये तो फिब्रिन कर दिया इतना काम। और उसके अंदर जो भी डेड सेल्स थे जो निकलने ही वाले थे या फिर ऑलमोस्ट निकल करके बॉडी के सरफेस पे आ गए थे, वो सब कुछ इसमें आकर के फंस गया। ऐसे करके सब कुछ आकर के जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स थे वो आकर के फंस गया। इसके अंदर बहुत सारे आयंस भी इन्वॉल्व होते हैं, कैल्शियम आयन भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये सब आकर के फंस गया। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है ना वो रेडिश ब्राउन टाइप का एक अपीयरेंस दिखाता है, एंड दैट इज नोन एज द क्लॉट। ओके, क्लियर है सब कुछ? ओके, तो ठीक है, तो यही जो लिखा है क्लॉट कंटेन थ्रेड लाइक नेटवर्क ऑफ द प्रोटीन फाइबर, ये याद रखना आपको। कौन सी, फिब्रिन प्रोटीन्स, फिब्रिन प्रोटीन्स, फिब्रिन प्रोटीन्स याद रखनी है। ओके, इन विच डेड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर ट्रैप्ड एंड दैट नोन एज अ क्लॉट। ओके, क्लॉट की अपीयरेंस कैसी होती है भाई, तो क्लॉट इज
आप सभी अनुभव किए होंगे, सभी को कट लगा होगा, सभी को कभी ना कभी घाव हुआ होगा, एंड देन वो कैसे हील होती है, वो उसकी अपीयरेंस कैसी होती है, सबने देखा होगा ये चीज़। तो क्लॉट इज रेडिश ब्राउन इन कलर। कैसी कलर होती है? रेडिश ब्राउन। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अपना क्या था? फिब्रिन, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट फिब्रिन। ओके, ठीक है। अब इसको जो है ना थोड़ा सा फॉर्मूला के हिसाब से या फिर इस तरीके से देख लेते हैं कि हर एक चीज़ कैसे कैसे वर्क करती है। मैंने कहा कि ये कैस्केड प्रोसेस है, तो कैस्केड प्रोसेस एक्चुअली क्या है वो देखना है, अब इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। ठीक है, तो भाई हम मान लेते हैं कि हमारे को इंजरी हुई, ये कंप्लीट प्रोसेस की चर्चा होगी अब। ठीक है, प्रोसेस क्या, ठीक है, अपने पास क्या होती है? इंजरी होती है, कट लगता है कुछ भी, फिर इंजरी के होते ही पहला जो रोल में आता है वो क्या है? प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स हमारे बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर बह रहा था ब्लड के साथ, और ये क्या करते हैं? इंजर्ड जो टिश्यू है, जहाँ भी, यहाँ हाथ पे, जिस भी अंग में हमारा, या फिर देखो अभी ना आप लोगों को लगता होगा कि ये ब्लीडिंग बस सरफेस से होती है, ऐसा नहीं। ब्लीडिंग जो है सो हर जगह होती है ना हमारे सेल के अंदर, मतलब हमारी बॉडी को ऐसे जब आप सर्जरी देखने होंगे तो सर्जरी में क्या होता है? ऊपर के लेयर्स को, जो जितने भी आपका एपिथेलियल टिश्यूज है उसको हटा दिया जाता है। फिर आप मान लेते हैं आप ब्रेन को पंचर कर रहे हो, तो ऊपर के जितने भी जो उसके मेनेंसिस होती हैं, ब्रेन की मेनेंसिस जो 3 लेयर होती है, ड्यूरामेटर्स, मेनेंसिस वगैरह, उसको हटाने के बाद में ब्रेन दिखता है। तो उस ब्रेन को भी कट लगाओगे तो वहाँ भी ब्लड निकलेगी, है ना। हमारे अंदर हार्ट है, हार्ट के अंदर फिर कट लगाना पड़ता है, हार्ट की एक अलग से कवरिंग होती है ना। प्लूरल मेम्ब्रेन्स होती हैं लंग्स के लिए, हार्ट के लिए जो है सो मायोकार्डियल मेम्ब्रेन होती हैं, तो उसके वहाँ भी कट लगती है। तो जो भी टिश्यू डैमेज हो रहा है ना, कहीं भी ये कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ब्लीडिंग या फिर कुछ भी चीज़ें होती है सो हमारे ब्लड के अंदर या फिर सरफेस पे ही होती है। ठीक है, कहीं भी होती है हमारे हर एक टिश्यू में, जहाँ भी जितने भी सेल्स है, जितने भी टिश्यू हैं, हर एक सेल्स, हर एक टिश्यू के पास हमारी ब्लड की एक नेटवर्किंग है। ठीक है, वो कैपिलरीज के थ्रू हर जगह पहुंचती है। जो एंड जगह एंड होती है ना, जहाँ पे कोई भी सेल्स की, मतलब जहाँ उसको पहुंचाना है, नेटवर्क पहुंचाना है, जैसे कि ये यहाँ से निकला, ठीक है, ये ऐसे करके बाइफरकेट हुआ, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, एकदम छोटा 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 छोटा, ये कितना बड़ा नेटवर्क है। तो जहाँ भी तुम यहाँ कट लगाओ यहाँ से ब्लड निकलेगा, यहाँ कट निकला, कहीं से भी कट लगाओ तुम ब्लड निकला है। इसके अंदर उससे ऑर्गन्स होते हैं, हमारे अंदर ये दिखती हैं ऐसे करके, है ना। ठीक है, तो जहाँ भी हमारा इंजरी हुआ, कट हुआ, तो क्या करती है, जो प्लेटलेट्स हैं वो इंजर्ड टिश्यू को क्या करती हैं? इंजर्ड टिश्यू, और इंजर्ड टिश्यू जो होती है वो वहाँ से वहाँ के आसपास जितने भी प्लेटलेट्स होते हैं वो उसको क्या करते हैं? एक मिनट, इसमें प्लेटलेट्स और इंजर्ड टिश्यू दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। इंजर्ड टिश्यू जो है ना, इंजर्ड टिश्यू, इंजर्ड टिश्यू, ये प्लेटलेट्स और इंजर्ड टिश्यू जो है, इंजरी हुई, इंजर्ड टिश्यू है, इंजर्ड टिश्यू प्लेटलेट्स के साथ मिल करके क्या करेगा? प्रोथ्रोम्बिन की सेक्रेशन, सॉरी थ्रोम्बोप्लास्टिन की सेक्रेशन कराएगा। इसकी सेक्रेशन, थ्रोम्बोप्लास्टिन की सेक्रेशन कराता है, सेक्रेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है उस पर कॉनेक्ट करता है, कैल्शियम आयन एक्ट करता है, और ये इसको किस में बदल देता है? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम में, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम में, राइट। ओके, मतलब प्लेटलेट्स के साथ में जब भी टिश्यू हमारा इंजर्ड हुआ, वहाँ के आसपास जितने भी प्लेटलेट्स हैं, और ये प्लेटलेट्स को सिग्नल जाता है कि भाई देखो यहाँ इंजरी हो गई, फिर प्लेटलेट्स क्या करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रीट करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रीट करता है। फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन एक बार सिक्रीट हो जाए, उस पर कॉन्एक्ट करता है, हमारे ब्लड के अंदर सब कुछ है, ठीक है, उसके अंदर फिर कैल्शियम आयन एक्ट करता है और उसको थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम का फॉर्मेशन बना देता है। ठीक है, अब ये जो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बन गया ना, ये अब एक्चुअली रोल में आता है। देखो अभी तक तो क्या था कि सारा कुछ अभी स्टार्टिंग था, अभी सिग्नल्स धीरे धीरे आ ही रहे हैं,
तो पहला रिएक्शन तो यही हो गया। पहला क्या हो गया, प्लेटलेट्स और इंजर्ड टिश्यू जो है तो क्या करेगा, इंजर्ड टिश्यू जो प्लेटलेट्स के साथ प्लेटलेट्स को सिग्नल देता है, फिर प्लेटलेट सिक्रीट करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन पे कैल्शियम एक्ट करता है, कैल्शियम उसको मिटिगेट करता है और फिर क्या बना देता है, उसको कन्वर्ट करके थ्रोम्बोकाइनेज बन जाता है। यहाँ ये भी जो है से एक एंजाइम की तरह ही काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब लगे हुए हैं, ठीक है। अब क्या, ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम जो है ना, ये किस पे एक्ट करेगा, ये देखो, प्रोथ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन हमारे बॉडी में एक्टिवली इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। प्रोथ्रोम्बिन ये एकदम सोया हुआ है, इसको अभी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। जब भी थ्रोम्बोकाइनेज आता है, ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेज कौन है, इसका बॉस है, ठीक है। थ्रोम्बोकाइनेज कहता है भाई अब तुम्हारा समय आ गया, तुम्हारी जरूरत है, तुम जागो, तुम अभी इनएक्टिव हो, अब तुम एक्टिव हो जाओ, ठीक है। आपको याद हो जब हम प्लाज्मा पढ़ रहे थे ना, तो प्लाज्मा में जब हम प्रोटीन्स पढ़ रहे थे उसमें हमने 3-4 प्रोटीन्स पढ़े थे, राइट, ठीक है। तो जो तीसरा नंबर का प्रोटीन था वो तो क्या था, फिब्रिनोजन था। वो भी अभी आएगा एक्शन में, वो भी आएगा, मेन तो वही काम करता है फिब्रिनोजन से। फिब्रिन मैंने बताया था ना, यहाँ फिब्रिन मेन जो लास्टली वर्क करता है, जो प्रोटीन की वो जो नेटवर्क बनाती है वो फिब्रिन बनाती है। लेकिन इस फिब्रिन को एक्टिव होने में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, कैसे जाकर के वो फिब्रिन फाइनली एक्टिव होती है। तो सबसे प्लेटलेट्स ने किसको जगाया, प्लेटलेट्स ने केमिकल सिक्रीट करा, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्योंकि उसके अंदर वो थ्रोम्बोसाइट है ही ना, थ्रोम्बोसाइट का तो बना ही है प्लेटलेट्स, उसके तो ओरिजिन में है थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। और थ्रोम्बोप्लास्टिन एक बार बन गया प्लेटलेट्स के द्वारा, फिर उसमें कैल्शियम आयन एक्ट जुड़ के क्या बना देता है, उसको एक एंजाइम जैसा बना देता है। जैसे चटनी बनता है ना, कोई भी रॉ मटेरियल लेते हैं, ठीक है, उसमें कुछ और पानी वानी मिलाते हैं, फिर उसको एक पीस करके कुछ मसाला बना देते हैं, तो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम तैयार हो गया। अब ये जगाता है हमारे प्लाज्मा के अंदर सोए हुए इंसान को प्रोथ्रोम्बिन, भाई उठ, तेरा काम है अब, ठीक है, इंजरी हो गई है, यहाँ हमला हो गया, ठीक है। अब प्रोथ्रोम्बिन जागता है, किसके किसके मीडिएट कौन इसको मीडिएट कर रहा है, थ्रोम्बोकाइनेज एज अ एंजाइम इसको मीडिएट कर रहा है, और ये जो है वो एक्टिव हो जाता है। एक्टिव फॉर्म क्या है इसका, थ्रोम्बिन है। ये सब कुछ प्रोटीन लेवल पे काम चल रहा है, ठीक है, ये प्रोटीन लेवल पे काम चल रहा है। तो ये एक्टिव हो गया थ्रोम्बिन एक्टिव हो गया। हाँ भाई बता क्या करना है। अब थ्रोम्बिन को कहेगा फिब्रिनोजन, आ भाई मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, मैं तो तुम्हारा ही वेट कर रहा था। अब एक और इंसान है जो यहाँ पर सोया हुआ पड़ा है, उसका क्या नाम है, फिब्रिनोजन। अभी तक इसको कुछ पता नहीं कि क्या क्या हो गया, फिब्रिनोजन, इसको अभी तक कुछ पता नहीं है कि क्या क्या चल रहा है, कट लग गया, इंजरी हो गई, है ना, अभी तक इसको कुछ पता नहीं था। फिब्रिनोजन कहाँ सोया हुआ था, ये एक प्रोटीन है और इनएक्टिव फॉर्म में अभी तक ये प्लाज्मा के अंदर पड़ा हुआ था, ओके, इनएक्टिव फॉर्म में ये फिब्रिनोजन जो है सब पड़ा हुआ था। अब इसको कौन उठाता है, थ्रोम्बिन कहता है भाई उठ उठ, हमला हो गया, क्या हो गया, हमला हो गया। फिब्रिनोजन फिर से एक्टिव हो जाता है और क्या बन जाता है, ये फिब्रिन बन जाता है। फिब्रिन युद्ध के लिए, फिर एक्चुअल जो युद्ध करता है वो कौन करता है, फिब्रिन करता है, ठीक है। फिब्रिन एक्टिव हो गया, फिब्रिन अब एक्टिव हो गया। अब फिब्रिन जाकर के फाइनली ये क्या करता है, नेटवर्क बनाता है। ये क्या है, फिब्रिन जो है ना एक फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन में तो फाइब्रस प्रोटीन आप पढ़ोगे, ठीक है। जब प्रोटीन देखा जाएगा ना, प्रोटीन हर एक चीज़ का कॉन्टेक्स्ट है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि बायो में हर एक चीज़ इंटरलिंक्ड है, क्योंकि आपकी कोई भी बॉडी का एक एक पार्ट जो है ना, हर एक पार्ट जो है सो दूसरे से कोऑर्डिनेटेड वे में चलती है ना। हम अंगूठा हिला रहे हैं पैर का, हम हाथ चला रहे हैं, कोई भी फंक्शन हो रही है, सब कुछ ब्रेन के कंट्रोल से तो हो रहा है, तो हर एक चीज़ जुड़ी हुई है। अभी अगर हम फिब्रिन को देख रहे हैं तो फिब्रिन क्या है, एक्टिव फॉर्म में है और ये एक प्रोटीन है। अब प्रोटीन, अब देखो इसको बनाया ही गया था फाइबर के फॉर्म में, एक रेशे थ्रेड लाइक फॉर्म में, कि भाई इसको अब सोचो फिब्रिन का ये स्ट्रक्चर क्यों डिसाइड हुआ होगा, क्योंकि उसको पता है ना कि फिब्रिन को, उसको प्रोटीन तो कह रहे हैं हम, लेकिन उसका उससे काम कैसा करवाना, तो जिसकी जैसी काम उसकी वैसी स्ट्रक्चर, उसकी वैसी संरचना। तो फिब्रिन क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। और ये जो है सो अब नेटवर्क बनाने लग जाता है, नेटवर्क, हाँ, नेटवर्क फॉर्मेशन ऑन
injury, network formation on injury, and trap the dead tissue or tissue and dead tissue and क्या लिखा था हमने, formed elements and formed elements, and they completely called and network formation on injury and trap the dead tissue and formed elements। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे, क्लॉट बोल देंगे। क्लॉटिंग हो गई, ठीक है, ये क्लॉट हो गई। तो ये पूरी प्रोसेस थी अपनी क्लॉटिंग की। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बाद में आपको परेशान कर सकता है, तो इसीलिए अभी से जान लीजिए। हालांकि अभी इसका कोई मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में, ठीक है। अब चूंकि ये फिब्रिनोजेन जो है ना, वो भी क्या कहते हैं, प्रोटीन ही है, बस वो इनएक्टिव था। तो ये क्या है, ये सॉल्युबल में अभी क्या है, फिब्रिनोजेन सॉल्युबल है। हालांकि ये इसका अभी कोई काम नहीं है, बट मैं फिर भी लिख देता हूँ क्योंकि ये आप उसमें पढ़ोगे, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ोगे, ठीक है। फिब्रिनोजेन जो है वो क्या है, सॉल्युबल है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये क्या था, सॉल्युबल है। और जब वो एक्टिव हो जाता है, फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये कैसा हो जाता है, इनसॉल्युबल हो जाता है। कैसा हो जाता है, इनसॉल्युबल हो जाता है। और यही जो है कैसा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। इसकी जो बनावट है वो कैसी है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक। तो इतना काम हो गया। अब जाकर के फाइनली हमारी जो सीलिंग जो हमें करनी थी, उस रप्चर्ड जो अपना वेन था, रप्चर्ड जो भी था, जो भी टिश्यू डैमेज हुआ था, उसको हमने सील कर दिया। और फिर हमारी ब्लड फ्लो जो है रुक गई और धीरे धीरे वहाँ पे कुछ जमा सा हो गया, जिसको हम क्लॉट कहते हैं, ठीक है। क्लॉट की कलर तो हमें पता है, रेड होती है, मतलब डार्क रेडिश ब्राउन टाइप की होती है, ठीक है। तो हाँ, तो अभी तो हमने एक मिनट, एनसीईआरटी से हट के कुछ एक दो पॉइंट हैं जो कि ज़रूरत पड़ेगी कभी, ठीक है। आप इसको नोट के फॉर्म में लिख लो, ठीक है। इट इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट स्टिल यू मस्ट नोट डाउन इन योर नोटबुक एज अ नोट, ठीक है। नोट में हम लगाएंगे यहाँ कुछ एंटी कोगुलेंट के नाम, मैंने बताया था कोगुलेंट। अब देखो, ये कोगुलेशन है, कोगुलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, प्लेटलेट्स था या फिर एक्चुअली जो भी प्रोथ्रोम्बिन कह लो या थ्रोम्बिन कह लो, हर एक चीज़ जो है सो फाइनली काम क्या कर रहा है, फाइनली काम क्या कर रहा है, वो कोगुलेशन के ही। तो हर एक चीज़ जो है सो कोगुलेशन में इन्वॉल्व है। लेकिन एंटी कोगुलेंट कौन सा है, एंटी कोगुलेंट हम पहले अभी पढ़ चुके हैं, उसको भी याद होगा, नाम बताएंगे, ठीक है। तो एंटी कोगुलेंट जो है, जो एक नेचुरल वाला जो है, वो क्या हमारे अंदर एंटी कोगुलेंट, इसमें एक आता है हेपेरिन, जो भी हम पढ़े थे। हेपेरिन कौन सिक्रेट करता है, बेसोफिल सिक्रेट करता है, बेसोफिल सेल्स सिक्रेट हेपेरिन। दिस इज नेचुरल एंटीकोगुलेंट। ये क्या है, कोगुलेट नहीं करने देगा, ये इसको फ्लूइड के फ्लूइड फॉर्म में रहने देगा, मतलब इट अलाउ देम टू ब्लो, ओके। ये बहने के लिए उसको फ्री कर देगा। और जब भी अगर कोगुलेशन करानी है, अगर उसको रोकना है, तो वहाँ पर फिर कोगुलेटिंग फैक्टर ये सारे हैं ही, फिब्रिन है, फिब्रिनोजन है, प्रोटीन्स जो भी। तो एंटीकोगुलेंट के नाम पे दो चीज़ हमें याद रखनी है, हेपेरिन जो कि नेचुरल है, और दूसरा हमने बनाया है, ह्यूमन ने जो बनाया है, वो एक बनाया है EDTA, जिसका हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं। जब भी ब्लड सैंपल लेनी होती है तो हमें उसको ओरिजिनली फॉर्म में ही रखना होता है। दैट्स वाई वी यूज़ एंटीकोगुलेंट, ओके। तो एंटीकोगुलेंट के नाम पे हेपेरिन अपना नेचुरल है, और EDTA क्या है, ये देख लेते हैं। ये है इथाइलिन टाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। ये हो गया एंटीकोगुलेंट, ओके। और एक और दूसरी बात, ये तो पहला पॉइंट था एंटीकोगुलेंट, दूसरी चीज़ एंटी हेमोफिलिक फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर 8 इज एंटी हेमोफिलिक फैक्टर। हाँ, अब इसमें ना, जब भी अभी तो हमने कुछ नहीं पढ़ा ये, ठीक है।
इतना तो बस हमारे सिलेबस में है। तो एक्चुअली जो प्रोसेस होती है ना, बहुत लंबी प्रोसेस, मैं बता 2-3 पेज की है। तो उसमें ना क्लॉटिंग फैक्टर के नाम पे इसमें एक एक चीज़ है फैक्टर है, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, फिब्रिस, कैल्शियम, थ्रोम्बोप्लास्टिन, हर एक चीज़ को ना एक फैक्टर बोला गया है। कि फैक्टर क्या, कोई भी चीज़ अगर कारण होता है किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ हैपनिंग होती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारक होता है ना, जिसके वजह से वो हो रहा है, ठीक है। तो वो दैट everything which involves in that process is known as the factor, right? तो उस फैक्टर के अंदर एक फैक्टर नंबर 8 है, ठीक है, मैं अभी जस्ट मेंशन कर रहा हूँ उसको। जो फैक्टर नंबर 8 है ना, उसको एंटी हेमोफिलिक फैक्टर कहते हैं। एक बीमारी हम पढ़ेंगे जो कि अपना जेनेटिक प्रॉब्लम है, वो जेनेटिक बीमारी है, क्या है वो, हेमोफीलिया है ना। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जब पढ़ते हैं, क्लास 12 की चैप्टर है, तो उसमें एक बीमारी आती है दैट इज नोन एज हेमोफीलिया, ठीक है। तो वो सेक्स रिलेटेड और सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज होती है, दैट इज जेनेटिक प्रॉब्लम, ओके। तो उस बीमारी में क्या होती है ना, हेमोफीलिया में वो एक्सेसिव ब्लड लॉस होने लग जाती है, ठीक है। वहाँ हमारे क्लॉटिंग फैक्टर काम ही नहीं कर क्लॉटिंग फैक्टर काम ही नहीं करता। अब एक चीज़ आप और सोचो, अभी मैंने बताया कि डेंगू जब होती है, तो उस टाइम में क्या होता है कि प्लेटलेट्स की अमाउंट कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, इतना कम हो जाती है, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, अगर उस समय आपको कट लग जाता है ना, तो उस समय ब्लड को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके पास जो रिस्पॉन्सिबल था ब्लड को रोकने के लिए, ब्लड को कोगुलेट करा करके वहाँ रोकने के लिए, वो है ही नहीं, उसी की तो अमाउंट कम हो गई है। तो उस समय क्या हो जाता है, उस समय क्या हो जाता है कि एक्सेसिव ब्लड लॉस होने का खतरा रहता है। अगर आपको थोड़े से भी कट लग जाए तो आपको बहुत इन सब चीज़ों से वो रहना होता है, ठीक है, बच के रहना होता है, कहीं कोई कट ना लग जाए। तो उसी तरीके का एक बीमार, वो तो एक अलग हो गया, डेंगू से फीवर होती है, वो एक वायरल डिजीज़ है, अलग कहानी है उसका। मैं कह रहा हूँ कि एक हेमोफीलिया बीमारी होती है, उसमें भी क्या होता है ना, उसमें जो आरबीसी होती है ना, उसकी शेप चेंज हो जाती है, और जो हाशिया शेप होता है उसको क्या तो कहते हैं, सिक्कल शेप, सर वो तो अनीमिया हो गया, सिकल सेल अनीमिया हो गया, ये हेमोफीलिक है नहीं, हेमोफीलिक अलग बीमारी है, ठीक है। तो हेमोफीलिक जो भी प्रॉब्लम होती है, तो उसमें भी ऐसे ही एक्सेसिव ब्लड लॉस होने लग जाते हैं, तो वहाँ जो फैक्टर आता है वो क्लॉटिंग फैक्टर 8 होते हैं। तो बस इस चीज़ को याद रख ले, शायद कहीं पूछा होगा, ठीक है, इसीलिए मैंने लिख रखा है। तो एंटी कोगुलेंट, सॉरी हाँ, एंटी हेमोफीलिक फैक्टर, उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर आता है अपना क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8, क्लॉटिंग फैक्टर 8 याद रखेंगे, इज एंटी हेमोफिलिक फैक्टर, ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर 8। तो उस समय जो एक्चुअली वर्क करता है, यहाँ कौन एक्चुअली वर्क कर रहा था, फिब्रिन वर्क कर रहा था, तो उसी तरह से अगर हेमोफीलिया के प्रॉब्लम में जो एंटी हेमोफिलिक फैक्टर है वो फैक्टर नंबर 8 है। अभी आपको इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, आपके सिलेबस में बस एक चीज़ है, दैट इज हेपेरिन नेचुरल, जो कि पहले लिख रखा हमने, ठीक है। अब हो गया EDTA, जो कि ऑब्वियसली ये कैसी है, सिंथेटिक है, सॉरी ये कैसी है, सिंथेटिक है, ये हमने बनाया है, केमिकली बनाया है, तैयार किया है, ठीक है, और ये एंटी हेमोफिलिक फैक्टर है, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही है, आगे जो चैप्टर्स आएंगे अपनी, मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू दे देता हूँ, प्रीव्यू, सॉरी। तो उसको अगर जो अपना पूरा चैप्टर था, उस चैप्टर का नाम था अपना बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, राइट, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो अभी तक हमने जो पढ़ा ना, हालांकि अभी इसमें और काम बाकी है, थोड़ा सा एक और छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, ठीक ठाक टॉपिक है, नॉट छोटा सा टॉपिक, बॉडी फ्लूइड में हमने क्या क्या पढ़ा, ब्लड देखे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और होगा इसमें, लिम्फ होगा, बट लिम्फ हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। बॉडी फ्लूइड में एक पार्ट रह जाता है, दैट इज लिम्फ, और लिम्फ हम बाद में पढ़ेंगे। तो मैं देखता हूँ अगर हो सकता है तो इसके साथ के साथ लिम्फ भी ख़त्म करा दूंगा, NCERT में क्या उसका सीक्वेंस है उसके हिसाब से देख लेंगे। नेक्स्ट क्लास में आते ही पहले NCERT की रीडिंग लगाएंगे, और इतना जो भी चीज़ें अपने पास आ गई हैं उसको NCERT से एक बार हम ओवरलुक करके चलेंगे, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि बॉडी फ्लूइड में हमने क्या पढ़ा, ब्लड है मेनली, और प्लस एक लिम्फ है, लिम्फ की चर्चा बाद में होगी। तो ब्लड के अंदर हमने कॉम्पोजिशन देखा, क्या देखा, प्लाज्मा देखा,
ठीक है। दूसरा हमने देखा फॉर्म्ड एलिमेंट देखा, फॉर्म्ड एलिमेंट देखा। तो प्लाज्मा के अंदर हमने पढ़ा कि 90 to 92% वाटर है, ठीक है। और दूसरा चीज़ हमने पढ़ा कि इसमें कुछ प्रोटीन्स हैं, ठीक है। फिर इसमें कुछ आयंस थे, ग्लूकोज थे, अमीनो एसिड थे, फैटी एसिड्स थे, ये सब चीज़ें थे, ठीक है। फिर इस प्रोटीन में हमने पढ़ा कितने, 1 2 3 प्रोटीन्स पढ़े। 3 प्रोटीन्स को हमने अलग अलग तरीके से उसको याद रखा कि एक तो है तो ऑस्मोटिक बैलेंस में, एक तो है जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स थे उसका काम क्या था, एंटीबॉडी बनाने का काम। तीसरा क्या था, फिब्रिनोजन, जो कि अभी हमने पढ़ा क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था। फिर प्लाज्मा खत्म होते ही उसमें एक लास्ट में टॉपिक था सीरम, ठीक है। सीरम हमने पढ़ लिया। फिर फॉर्म्ड एलिमेंट में आ गए। फॉर्म्ड एलिमेंट में हमने क्या क्या पढ़ लिया, आरबीसी पढ़ा, ठीक है, डब्ल्यूबीसी पढ़ा, प्लेटलेट्स पढ़ा, और प्लेटलेट्स से ही रिलेटेड क्या पढ़ लिया हमने अभी, क्लॉटिंग पढ़ लिया, ठीक है। तो ओवरऑल अपना जो बॉडी फ्लूइड है ना ऑलमोस्ट ख़त्म है। और इसमें एक चीज़ आती है ब्लड ग्रुप में, आप सबको पता होगा, ब्लड ग्रुप सभी को पता भी होता है अपना, दैट इज़ ब्लड ग्रुप, ठीक है। ब्लड ग्रुप वो एक अच्छा सा और अच्छे वेटेज का टॉपिक है, एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है। तो अपन ब्लड ग्रुप की चर्चा करेंगे अगले चैप्टर में। एंड देन अगर लिम्फ हो सकता है तो ब्लड ग्रुप ऑफ लिम्फ एक साथ नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दिया जाएगा। एंड देन हम एंटर करेंगे सर्कुलेशन वाले टॉपिक में। सर्कुलेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके अंदर बहुत चीज़ें हैं, ठीक है, बारी बारी से हर एक चीज़ देखेंगे। तो अभी बॉडी फ्लूइड वाला ऑलमोस्ट अपना आई थिंक 75 to 80% कम्प्लीट हो चुका है। ब्लड ग्रुपिंग एक अलग से टॉपिक है जो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, और बहुत सवाल भी आते हैं और बहुत ज़रूरी चीज़ भी है, ठीक है। ब्लड ग्रुपिंग एंड देन लिम्फ, हाँ, ब्लड ग्रुपिंग प्लस लिम्फ कोशिश करेंगे सब क्लास में ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो ठीक है, अभी जो लास्ट में हमने पढ़ा एक बार वो देख लेते हैं, क्लॉटिंग वाला, ठीक है, क्लॉटिंग वाला देख लेते हैं, ठीक है। क्लॉटिंग में क्या पढ़ा है, एक कैस्केड प्रोसेस मतलब सीरीज रिएक्शन है ना। इसमें कुछ भी चीज़ें इंडिपेंडेंटली नहीं हो रही। आपने कोई भी ऐसा रिएक्शन देखा जो अकेले हो रही हो, है ना, खुद से रिस्पॉन्सिबल हो, एक ऐसा रिएक्शन जो फिब्रिन डायरेक्ट बना दे, नहीं, ये कंप्लीट एक कैस्केड प्रोसेस है, मतलब सीरीज रिएक्शन है। और इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका काम क्या है, प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी। क्लॉट क्या होता है एक्चुअली ये आप समझ लो, क्लॉट की डेफिनेशन ही है, क्लॉट कंटेन्स थ्रेड लाइक नेटवर्क ऑफ द प्रोटीन विच इज फिब्रिन एंड विच डेड डैमेज फ्रॉम द एलिमेंट्स आर ट्रैप्ड, क्लॉट इज अ रेडिश ब्राउन इन कलर, ठीक है। प्रोसेस क्या था, इंजरी हुई हमारे पास, टिश्यू जो है इंजर्ड हो गया, कट लग गया, तो वहाँ के आसपास जो भी प्लेटलेट्स थे, प्लेटलेट ने क्या सिक्रेट किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रेट किया। हर एक चीज़ आपको याद रखनी है, प्लेटलेट्स जो है सो थ्रोम्बोप्लास्टिन, कहानी यहाँ से शुरू होती है ना। थ्रोम्बोप्लास्टिन को कैल्शियम मीडिएट करता है, और ये किस में कन्वर्ट कर देता है इसको, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम में। थ्रोम्बोप्लास्टिन था जो कि काम करने लायक नहीं था, उसमें कुछ ऐड होकर के कैल्शियम प्लस जो है कैल्शियम आयन जो है सो ऐड होकर के थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बना देता है। अब ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम जो है सो ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रोथ्रोम्बिन नाम के इनएक्टिव प्रोटीन्स थे, उसको एक्टिव करता है। भाई उठो, हमारे को हमला हो गया है और हमें लड़ाई करनी है, तो प्रोथ्रोम्बिन उठ करके इनएक्टिव से एक्टिव हो जाता है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन क्या करेगा, थ्रोम्बिन जाकर के उठाएगा किसको, फिब्रिनोजन को, और फिब्रिनोजन फिर से फिब्रिन कन्वर्ट हो जाता है। दैट फिब्रिन इज द फाइनल थिंग which actually involve in the formation of network or formation of the clot. The network formation on injury and trap the dead tissue and form tissue is known as the क्लॉट। तो हमने पढ़ लिया क्लॉटिंग कैसे होती है। फिर हमने पढ़ा कि एंटी कोगुलेंट कौन कौन से है, तो हेपेरिन है जो कि कहाँ से रिलीज होती है, बॉडी के अंदर बेसोफिल से रिलीज होती है। एंड देन ईडीटी है जो कि सिंथेटिक हमने बनाया है, इथाइलिन डायमिन टेट्राएसिटिक एसिड, और एक एंटी हेमोफिलिक फैक्टर्स होता है, ठीक है, जो हेमोफीलिया बीमारी होती है उसके अंदर, और वहाँ जो ब्लड के फ्लो को रोकती है, उसमें कौन इन्वॉल्व होगा, क्लॉटिंग फैक्टर होगा, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 होगा। तो उसका क्या है, वो बहुत ज़्यादा बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं से जानकारी अपने पास थी तो मैंने लिखा दिया, ठीक। आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कोशिश रहेगी कि ब्लड ग्रुपिंग और लिम्फ पढ़ा दिया जाए। ओके गाइस, थैंक यू।